मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान आपकी होस्ट और एनटीएससी सोशल साइंस के लिए आपकी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, शुरुआत में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक, कोई परेशानी नहीं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हमको बात करनी है। आई होप ये वाला आपने चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा आपके एग्जाम्स वगैरह के लिए भी, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से कंसेप्ट रिव्यू बढ़िया तरीके से करने वाले हैं ताकि आपको एनटीएससी में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में हम लोग एमसीक्यूज वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग। शायद आई फील कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन और ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो है वो एक साथ एक ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि कम क्वेश्चंस है तो साथ में मिलकर बड़ा सा अच्छा सा वीडियो बन जाएगा, तो उसके अंदर आपके तीनों चैप्टर जो है वो बढ़िया तरीके से कवर हो जाएंगे। ठीक, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हमको बात करनी है। इकोनॉमी, अभी हम शुरुआत में किसकी बात करेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, आपने चैप्टर आई होप अभी पढ़ा ही होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, एक एक करके कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे ताकि एमसीक्यूज वगैरह में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। अब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें उसके पहले छोटी सी एक और चीज समझ लेते हैं। छोटी तो नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि सेक्टर्स तो बच्चे पढ़ लेते हैं। बच्चे को बोला कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है तो फट से कह देता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लेकिन उससे ये पूछो कि इकोनॉमी क्या होता है तो उसको बताने में बहुत समय लगता है, या फिर इवन वो एग्जैक्टली भी नहीं बता पाते कि आखिर ये चीज है क्या। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको समझाना चाहती हूं कि हम दौड़ लगा के आगे बढ़े उससे पहले रुक के चैप्टर के नाम को जो है हम डिवाइड कर लें, ताकि कोई हमसे पूछे तो एटलीस्ट हमको पता तो हो। सेक्टर्स मतलब क्या, पार्ट। ठीक है, सेक्टर्स मतलब क्या, पार्ट, जो कि क्या है, दूसरे से थोड़े से अलग है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों की हम बात करेंगे तो वो सेक्टर्स क्यों हैं, क्योंकि वो तीनों अलग अलग हैं एक दूसरे से, और हमने इसीलिए उनको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, और उसके अंदर ही उनकी क्या आएगी, अलग अलग जो है वो टॉपिक्स आएंगे, वो उसकी अभी हम बात करेंगे। सेक्टर्स को समझ लेना क्या होते हैं, टुकड़े, पार्ट्स, जो कि क्या है, एक दूसरे से अलग है। इकोनॉमी क्या होती है, अब इकोनॉमी की डेफिनेशन पे जंप करूं उससे पहले एक रियलिस्टिक सिचुएशन को आप समझना। इंडस्ट्री है, या समझ लो फैक्ट्री है, या समझ लो कि क्या है, दुकान है। ठीक है, अब मैं हूं, है ना, अब बनाना तो नहीं आएगा पर ठीक है, चलो मैं हूं। ठीक है, अब ये क्या है, मुझे यहाँ से लेना है कुछ सामान। मैं यहाँ पे गई, मैंने बोला भैया आप है ना मुझे क्या कीजिए, मैं आपको पैसे देती हूँ, आप मुझे क्या कर दीजिए रिटर्न में, जो भी जिस भी सामान की ये फैक्ट्री, मान लो कपड़े की फैक्ट्री है, कुछ भी है, या थोक में यहाँ पे कुछ सामान मिलता है ना, होलसेल में कुछ सामान मिलता है, तो मैं वहाँ गई, मैंने बोला भैया मैं आपको क्या करती हूँ, पैसे देती हूँ, आप मुझे रिटर्न में ये वाला सामान दे दो। ऐसे ही होता है यूजुअली। तो मैंने इनको क्या दिया, मनी। क्या दिया भैया, मैंने इनको दी मनी। इन्होंने मुझे रिटर्न में क्या दिया, इन्होंने मुझे रिटर्न में क्या दिया, प्रोडक्ट। क्या दिया भैया, प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने इनको मनी दी, इन्होंने मुझे दिया रिटर्न में प्रोडक्ट। तो ये जो पूरी चीज है ये क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ ना। ट्रांजैक्शन हुआ ना, दो लोगों के बीच में शेयरिंग हुई ना। इन्होंने जो प्रोड्यूस किया था मेहनत करके, पैसा लगा के, इन्होंने वो मुझे दिया, और मुझे रिटर्न में उस चीज का पैसा इनको देना बनता है ताकि ये क्या करे, आगे भी वैसी चीजें बना पाए। ठीक है, तो मैंने इनको क्या दी, मनी। तो सिंपल सी भाषा में इकोनॉमी क्या है, ये शेयर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वही क्या है, इकोनॉमी। एक हाथ से दूसरे हाथ तक जितना प्रोडक्शन शेयर होगा, प्रोडक्ट शेयर होंगे, मनी शेयर होगा, उतनी ही अच्छी क्या होगी, इकोनॉमी होगी। आ रही है बात समझ? तो आप बोलोगे कि अरे दो लोगों के बीच में कुछ शेयर हो गया तो इकोनॉमी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बच्चा लोग, ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। अब मैं क्या अकेली हूं पूरे देश में? नहीं ना, मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं, है ना, करोड़ों में भी मतलब ज्यादा ही है बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, तो अगर बात करें तो मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, ऐसी हजारों लाखों फैक्ट्रियां हैं, प्लस ये मैंने अभी तो कपड़ा खरीदा है, ऐसा मुझे और कितने सामान की जरूरत पड़ती होगी, बैग है, शूज है, लैपटॉप है, पानी की बोतल है, कॉस्मेटिक्स है, खाना है, ऐसे कितनी एक दिन में कितनी ज़रूरतें पड़ती होंगी। तो मैं कितने लोगों से मेरी एक्सचेंज ऑफ मनी या फिर प्रोडक्ट जो है वो शेयर होता है कि नहीं होता है। तो जब ये ओवरऑल पूरे कंट्री पे देखा जाता है ना बच्चा लोग, तो वो क्या हो जाता है, इकोनॉमी हो जाती है। इससे सरल आसान तरीका इकोनॉमी को समझने का है ही नहीं।
ठीक है, आ रही है बात समझ में? आई होप आपको इकोनॉमी ये जो वर्ड है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इतना समझ में आ गया तो डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन इकोनॉमी की कहती है कि एक देश की स्टेट ऑफ अ कंट्री, ये स्टेट राज्य नहीं है, ये स्थिति है, ठीक है। स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी इज इकोनॉमी। एक देश की या एक रीजन की ऐसी स्थिति जिसमें हम किसकी बात कर रहे हो, गुड्स प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, सर्विस प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, गुड्स कंजम्पशन की बात कर रहे हो, सर्विस कंजम्पशन की बात कर रहे हो और मनी के एक्सचेंज की बात कर रहे हो, यही क्या होती है, इकोनॉमी होती है। जहां पर ये तीनों चीजें हो रही है वो क्या है, इकोनॉमी है। आ रही बात समझ में? ये स्थिति जो होगी ना कि भैया कम आ रहा है, कम एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है या कम एक्सचेंज ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन हो रहा है, तो इकोनॉमी कैसी होगी, छोटी होगी, कम हो जाएगी। हम कहते हैं ना इकोनॉमी गिर गई। अभी तो बहुत बोले होंगे आप लॉकडाउन के बाद में, बिल्कुल सबके साथ में झुंड में बैठ के इकोनॉमी गिर गई है, मोदी जी ने तो इकोनॉमी को नहीं संभाला है ना, ऐसी बातें हमने क्या है की होंगी। तो आपने इकोनॉमी तो मुंह से निकाला सुन के कि वो भी इकोनॉमी के बारे में बोल रहा है, ये भी इकोनॉमी के बारे में, चलो ठीक है थोड़ा हम भी बोल देते हैं, भले पता किसी को भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि आखिर एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। तो बेटा हमारी इकोनॉमी क्यों गिरी थी, क्योंकि लॉकडाउन में एक्सचेंज ऑफ मनी बंद हो चुका था। इसमें मोदी क्या करे कि राहुल भैया क्या करें, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वी हैड कोरोना, एक्सचेंज ऑफ मनी, बाइंग सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सारी चीजें, पूरा मार्केट ही जो है वो ठप पड़ चुका था। इसीलिए अब आ गया होगा ना आपको समझ में, रियलिस्टिक एक रियल आपने एग्जाम्पल समझ लिया कि भैया इकोनॉमी गिर गई, हमने बोला इकोनॉमी गिर गई, इकोनॉमी गिर गई, बहुत कमजोर हो गई, हमारा तो जीडीपी वगैरह ऐसी सब हमने बात की होगी, हमको मीनिंग नहीं पता था, लेकिन आई होप आप समझ में आ गया हो कि वो गिरी भी क्यों थी, इसका रीजन आपको समझ में आ गया हो। क्यों, लॉकडाउन लगा हुआ था ना भाई, सारी चीजें बंद थी, तो आपने कुछ चीजें खरीदी, क्या मैक्स टू मैक्स आपने मास्क खरीदा और मेडिसिन खरीदी और इकट्ठे में आपने घर का किराना भरा था, उससे ज्यादा कोई कपड़े, जूते, ये सारी चीजें, गोल्ड वोल्ड लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया था। इवन शादी में भी सिर्फ 15 लोगों के बीच में शादी हुई। तो क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी, जो रेगुलर एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, आप अभी ये वाले साल देखो कितनी शादियां हो रही भाई, कितना एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। किसी को गोल्ड चाहिए, दुल्हन के कपड़े, दुल्हन के पापा के कपड़े, मतलब ये तो एक पर्टिकुलर फैमिली की बात करिए, ऐसे कितने लोग है ना। तो जितना एक्सचेंज ऑफ मनी होगा ना, इतना इकोनॉमी पीक पर रहेगी। लेकिन जितना एक्सचेंज ऑफ मनी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा या कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगी, इकोनॉमी गिर जाएगी। आगे बात समझ में, लॉकडाउन का मुझे अच्छा याद आ गया, इससे आपको और अच्छे से चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इकोनॉमी समझ में आ गया, तो अब आगे एक कदम बढ़ाते हैं, किसके ऊपर, सेक्टर के ऊपर। You will find that people are engaged in various economic activities, जैसे कि कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्शन की साइड की हम बात करें, ठीक है। अब आप बैठे हो, आप अपने आसपास देखो, मुझे देखो, है ना, मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने आसपास देखो, आपको कहीं पर कुछ पेन दिख रहा होगा, कहीं कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे, मम्मी खाना बनाते हुए दिख रही होगी। तो मम्मी जो खाना बना रही है वो कहाँ से आया होगा, खेतों में से आया होगा, खेतों में से बन के सब्जी वालों के पास में आया होगा, सब्जी वालों ने आपकी मम्मी को दिया होगा, है ना। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये हो गया, और क्या हो गया, मतलब ये कहाँ से, मतलब यही पूरी, अगर यही साइकिल यदि हम देखें कि खेतों में सब्जी होगी, सब्जी किसके पास में आई, अपने सेलर्स के पास में आई, सब्जी वालों के पास में, सब्जी वालों से आप तक आई। तो यहीं पे अगर हम देखें ना, तो तीनों चीज़ें हमको मिल जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, तीनों। क्योंकि ऐसी थोड़ी ना बैठ के चल के सब्जी आगे होगी कि चलो आंटी के पास में जाना है। ठेला, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, सारी चीज़ें ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। फिर प्राइमरी सेक्टर में वो जो चीज़ें उगाई गई है ना, वो सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी। थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ मेडिसिन लेके उसको ठीक किया होगा, या फिर पैकेजिंग वगैरह की होगी, अच्छे से बनाया होगा, लॉट में, फैक्ट्री में उनको रखा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो आप अपने आसपास देखोगे ना, सारी चीज़ें, इवन सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से जुड़ी हुई, इन तीनों के बाहर में गुड्स और सर्विसेज नहीं है, सब इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। क्यों भाई, क्या जरूरत है ऐसा करने की, नॉर्मली नहीं कह सकते, हमने तो अभी तक ध्यान ही नहीं दिया, नॉर्मल जिंदगी नहीं रखना, सारी चीजें कॉम्प्लिकेट करने की क्यों जरूरत है, ऐसा सोचते हैं बच्चे कि क्या जरूरत है इतना बोलने की, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, क्या काम है इन चीजों का। बेटा जरूरत है, अभी जब हम जीडीपी वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि चीजों को
सिंपल करने के लिए उनको सेक्टर्स में जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आने लग जाती है। वहीं जैसे अगर आप नॉर्मल देखो, आपकी कबर्ड है ना, आपकी अलमारी है, आपने ठूस के सारे जीन्स, जैकेट, ठंड के जैकेट, गर्मी के मतलब वो जो नॉर्मल जैकेट्स होते हैं, और आपके मतलब बाकी टॉप, पापा के कपड़े, मम्मी के कपड़े सब एक साथ आपने भर रखे हैं, आपने दरवाज़ा खोला, सारे के सारे गिर गए आपके ऊपर। तो इसमें क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा कि कहाँ है वो पिंक कलर का टॉप, कहाँ है वो ब्लैक कलर का टॉप, कहाँ है, आप इस तरीके से ढूंढोगे। वो शर्ट कहाँ है, भैया का जूता नहीं मिल रहा है, एक जूता ले गया, दूसरा बोल रहा है कि अरे कहाँ रख दिया। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। वहीं अगर मैं सेग्रीगेट कर दूं कि मेरे कपड़े इतने कॉलम में रहेंगे, पापा के कपड़े इतने कॉलम में रहेंगे, मम्मी के कपड़े यहाँ रहेंगे, जूते सारे यहाँ रहेंगे, नीचे मेरे जूते रहेंगे, ऊपर भैया के, ऊपर मम्मी के, उसके ऊपर पापा के, इस तरीके से रहेंगे। तो हमको बस दरवाजा खोला, ये रहा पिंक कलर का टॉप, उठाया और पहन के चल दिए। आ रही बात समझ में? तो चीजें ईजी हो जाती है जब आप उसको ओवरऑल बड़े तरीके से देखते हो ना, क्योंकि इकोनॉमी एक दुकान की बात नहीं है, इकोनॉमी इस पूरे कंट्री की बात है। इवन कंट्री क्या, इंडियन इकोनॉमी के साथ में ही पूरी ग्लोबल इकोनॉमी भी है। तो वो ये तो एक कवर्ड 4 लोगों की बात हो रही है, तो ये आपको रियलाइज हो गया होगा कि मैम क्यों ऐसा बोल रही हैं। वहीं अगर आप पूरी इंडिया और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करो तो कैसे वो लोग समझते होंगे कि कौन से सेक्टर में से कितना प्रोडक्शन हुआ है या कौन सा सामान कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। तो वो चीज़ समझने के लिए, ईजी करने के लिए सेक्टर्स में क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि टोटल ओवरऑल करें तो फिर हमको क्या हो, प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। आ जाते हैं हम किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे। ज़्यादा समय नहीं लेते, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं समझाने वाला। नॉर्मली आते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हम बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है, पूरा चैप्टर आगे करवा के चले जाते हैं। बच्चा पहले ही पॉइंट पे कंफ्यूज रह जाता है कि भाई इकोनॉमी क्या होती है। बस फिर कहीं पे झुंड पे बैठे, अरे इकोनॉमी गिर गई, अरे इकोनॉमी बढ़ गई। बाकी किसी से पूछो अच्छे तरीके से कि भैया बताओ तो आखिर इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमी का मतलब क्या है, तो कुछ 5 में से 2 लोग ही होंगे जो ठीक से बता पाएंगे। तो बाकी तो सुनते रहेंगे, नहीं नहीं ये बता देंगे, ठीक है। तो आप अगर कोई पूछे या फिर नॉर्मली अगर कहीं पे बात करो तो आपके बात में दम होना चाहिए, समझ आनी चाहिए चीजें, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है ना, प्राइमरी सेक्टर को समझना। प्राइमरी सेक्टर में भी लोचा है। प्राइमरी सेक्टर को अगर जैसे प्राइमरी सेक्टर की बात होती है तो सीधा के सीधा खेत दिमाग में आते हैं, है ना, कि खेत है, इधर फसलें उगी हुई हैं, ऐसा। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि प्राइमरी सेक्टर मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती होता है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर सिर्फ और सिर्फ खेती नहीं होता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारे प्रोडक्शन आ जाते हैं, वो सारे गुड्स आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके बनाए गए हैं। जैसे खेती तो है ही उसके अंदर, नो डाउट, कॉटन उगाना, क्रॉप्स उगाना, ये सारे गुड्स क्या है, ये सारे खेती की तरफ से आ रहे हैं, तो वो तो है ही सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है। वहीं हम किसकी बात करें, अगर डेयरी फार्मिंग की बात करें, डेयरी की बात करें, जैसे कि दूध हो गया, तो दूध भी क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर से ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम नेचुरल चीज को एक्सप्लॉइट करके दूध ले रहे हैं। किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? एनिमल को। एनिमल से ही हम दूध ले रहे हैं ना, गाय माता ही हमको दूध दे रही है, ठीक है। तो आएगा वो भी प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन क्या वो हमारा खेती है, क्या वो घास फूस है? नहीं ना। आ रही है बात समझ में? तो जो नेचुरल चीजों को एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्ट निकाला जाता है और जो आता है वो भी नेचुरल ही रहता है, उसके अंदर कुछ तीसरा तड़का नहीं लगता, वो क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि क्या हो गया, हमारा कॉटन हो गया, खाने पीने की जो भी उगाई से जो हो गया, मतलब जो लैंड में से, धरती माता से निकला हुआ है, उसको रख लिया हमने, जो नेचुरल फॉर्म में है, ठीक है। नेचुरल फॉर्म में बना रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप बोलोगे कि सब्जी जो बन गई है वो प्राइमरी सेक्टर की है, ऐसा नहीं, उसमें कुछ अलग से नहीं, वो जो नेचुरल फॉर्म में बना हुआ है ना अभी भी, तो वो क्या होगी, हमारी वही प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगी, ठीक है। अब जैसे दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, सारा के सारा नेचुरल फॉर्म में ही है ना अभी भी, उसमें कुछ तड़का नहीं लगाना, तो वो क्या होगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर से आएगा। और किसकी बात करें हम, हाँ, जो नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके आ रहा है, जैसे कि हनी हो गया, है ना, उसमें भी क्या कह रहे हैं हम, हनी के बी, उसके जो रहता है, उसका हनी का जो बीज जो बनाती हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, निकालते हैं हनी, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। तो सिंपल सी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन समझा के रखना, दिमाग में रखना कि जो चीज़ नेचर को एक्सप्लॉइट करके बनती है और जो नेचुरल फॉर्म में ही रहती है, वो सब क्या होता है ना, प्राइमरी सेक्टर के अंदर में से आता है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब जैसे माइनिंग हो गई, है ना, तो वो कैसे,
क्या कर रहे हैं हम उसके अंदर, अर्थ को खोद रहे हैं और उसमें से आयरन और मिनरल्स जो है वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट उसमें से निकाल रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज गुड्स व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इतनी चीज दिमाग में रखोगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, ये जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ये एक बेस होता है बाकी सारे सेक्टर्स के लिए। जैसे कि मुझे अगर कपड़ा बनाना है तो कैसे बनाऊंगी, सिर्फ मशीन चलाते जाऊंगी तो कपड़ा बन जाएगा क्या, नहीं ना, कॉटन चाहिएगा, जो भी नॉर्मल चीजें एक जो बेस चाहिए होता है वो किस में से मिलेगा हमको, प्राइमरी सेक्टर से ही मिलेगा, वो यहीं पे उगाया जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर अगर मुझे कपड़ा बेचना है इसलिए कपड़ा बनाना पड़ेगा ना, कपड़ा बन के कहाँ से आएगा, प्राइमरी सेक्टर का जो सामान है उसी से, जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, सब कहाँ से आ रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर से आ रहे हैं। उसी से हम क्या कर रहे हैं, फिर यार्न बना रहे हैं, क्लोथ को वीव कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में, फिर उसी को टर्शियरी सेक्टर में ले जाके क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बेस है सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के लिए। बेस क्या है, प्राइमरी सेक्टर के गुड्स। ठीक है, बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इसका नाम क्या है, एक और क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े जुड़े जो भी हैं वो सब क्या आ जाएंगे, प्राइमरी के अंदर आ जाएंगे। सोलली एग्रीकल्चर नहीं है, खाली नहीं है, उससे जुड़े हुए जो भी हैं वो सब क्या आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप इस तरीके से इमेजेस जो भी है वो ध्यान में रख सकते हो। पिक्टोरियल जो है वो इससे इमेजेस से बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आ जाती है। सेकेंडरी सेक्टर की यदि हम बात करें, एक्टिविटीज इन विच natural products are changed into other forms through ways of manufacturing। तो यहाँ पर क्या तड़का लग रहा है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का तड़का लग रहा है, दैट वी एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोथ है, क्लोथ को मैंने लिया, उससे बनाया यार्न, है ना, धागा यार्न बनाया और उसी से क्या किया, क्लोथ को बनाया, कॉटन को लिया, सॉरी कॉटन को लिया प्राइमरी एक्टिविटी में से, उससे क्या बनाया, यार्न बनाया और फिर उसी से क्या किया मैंने, क्लोथ बनाया। तो ये जो क्लोथ बन रहा है, यार्न बन रहा है ना, ये कैसे बन रहा है, कॉटन के ऊपर तड़का लगा रहे हैं हम मैन्युफैक्चर कर, मतलब कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना हम उसके अंदर। तो ये क्या बन रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये सारा काम, कहीं पर या तो कुछ फार्म में हो रहा है, फार्म में नहीं मतलब ऐसा कुछ जहाँ पर क्या हो, कुछ जैसे छोटी मोटी मशीनें हो, जैसे कि आपने देखा होगा जनेऊ वगैरह बनाते हैं लोग, घर में लेडीज़ बनाती हैं, तो वो इस तरीके से उसको लेती हैं फिर बनाती हैं। तो एक कुछ मशीन पे हो रहा हो या फिर कहीं फैक्ट्रीज में हो रहा है या इंडस्ट्रीज में हो रहा है, तो ये सारा काम किसके अंदर आ जाएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर जिस भी सामान में, जिस भी प्राइमरी सेक्टर के सामान के ऊपर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का तड़का लग रहा है, तीसरा प्रोडक्ट बन के आ रहा है, वो सब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होगी, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ऐसे कारखाने जो होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, वहां पे ये सारा काम जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, ये क्या है, अगली स्टेप है, प्राइमरी के बाद की स्टेप है। ठीक, ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रीज में सारा काम होता है। ओवरऑल यदि अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर कारखाने, तो वो भी क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही है ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज ही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कि कॉटन से क्या बनाया हमने, यार्न बनाया, फिर उससे क्या कर रहे हैं, उसी को हम इस तरीके से मशीनों पे हम क्या कर रहे हैं, कपड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। शुगर केन का एग्जाम्पल आप ले लो, शुगर केन क्या है, प्राइमरी सेक्टर से आया है ना, खेतों में उगाया गया है। अब उससे हमने क्या बनाया, गुड़ बनाया, ठंड में खाते हैं ना, मोदक में भी गुड़ डलता है, तो गुड़ हमने बनाया, तो ये क्या है, गुड़ कैसे बना, गुड़ कैसे बना, शुगर केन से बना, गुड़ कहीं उगाया नहीं गया था, गुड़ को बनाया गया शुगर केन से, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। कोई डाउट आई होप इसके बाद में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को लेकर नहीं होगा। प्राइमरी सेक्टर में आपको याद रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कोई प्रोडक्ट बनता है जो खुद भी नेचुरल ही है, वो सारा का सारा एक्टिविटी किस में आएगी, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सेक्टर से निकल के सामान आ रहा है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का तड़का लगाया जा रहा है इंडस्ट्रीज में, वो जो सामान बन के आ रहा है वो सब क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आएंगी। आ रही
ये बात अच्छे से समझ जाओगे। एग्जाम्पल उधर कॉटन रखना, अब सेकेंडरी सेक्टर में उससे कुछ बनेगा ना, तो कॉटन से क्या बनेगा, यार्न बनेगा, क्लॉथ बनेगा, या फिर गुड़ बनेगा, किससे, शुगर केन से बनेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर आपको अच्छे से याद रह जाएगा। अब टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं। टर्शरी सेक्टर में कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस होते, टर्शरी सेक्टर में आप कुछ बनाओगे नहीं, लेकिन ये पूरी तरीके से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। क्यों करते हैं भैया, बहुत अच्छा सवाल है, अगर आपके दिमाग में आए तो। क्यों, अगर कॉटन बना लिया, ठीक है, अब कॉटन को सिटी में मान लो किसी को उससे क्या बनाना है, यार्न बनाना है या फिर क्लॉथ बनाना है, तो कॉटन तो गांव में बनेगा, सिटी में तो बनेगा नहीं। तो वो गांव से कॉटन ले जाके अगर किसी को सेकेंडरी सेक्टर में देना भी है ना, तो किसकी ज़रूरत लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत लगेगी। साथ में ही सामने वाले को बताना भी पड़ेगा ना कि भैया तुम खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो हमसे, हमारे पास में कॉटन है, आपको चाहिए क्या। या फिर सेकेंडरी सेक्टर वाला फ़ोन लगा, अरे हमको क्लॉथ खरीदना है, आपके पास में क्या है, कॉटन है क्या। तो ये कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब क्या है, ये सर्विसेज हैं जो टर्शरी सेक्टर से मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके अंदर ट्रक और ये सब आ गए तो ट्रक और ये प्रोड्यूस करते होंगे, हम ट्रक बनाते होंगे यहाँ पे। नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला जो काम है कि भैया एक जगह से दूसरी जगह से ले जाना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, एक मीडिएटर बनना, ये क्या हो जाएगा, सारा टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी इसके अंदर आ जाएगा। और भी जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये जो है एटीएम्स हो गए, बैंक्स हो गए। बैंक की भी ज़रूरत पड़ती है ना भैया कि अगर खेतों में कॉटन उगाना है, मान लो लोन की ज़रूरत पड़े, ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़े, पैसे को इधर उधर करने की ज़रूरत पड़े, है ना, मतलब कॉटन अगर बेचेंगे तो सामने वाले से पैसा भी तो लेना पड़ेगा, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ये सारा जो हेल्प है, ये जो सर्विस है, ठीक है, ये क्या आ जाएगी, टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाएगी। तो एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद टर्शरी सेक्टर। डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट आर एन एड और सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए क्या है, ये एक एड है या फिर क्या है, सपोर्ट है। एड मतलब क्या, हेल्प है, या फिर क्या है, सपोर्ट है। क्योंकि कॉटन अगर बना लिया, सेकेंडरी सेक्टर वाले तक अगर वो नहीं पहुंचता है क्लॉथ बनाने के लिए, तो वो कॉटन बना के किसान करेगा क्या, किसान जब तक उसको बेचेगा नहीं, बेचने के लिए उसको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। तो यदि वही उसको नहीं मिलेगा तो वापस वो अगली फसल कॉटन की कैसे उगा पाएगा, मनी चाहिएगा ना उसको, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से तो मिलेगा कि कोई आए हमारा कॉटन लेके सेकेंडरी सेक्टर वाले तक पहुंचा दे, तो सेकेंडरी सेक्टर वाला हमको पैसा दे, हमारे यहाँ से अभी की कॉटन की फसल जाए, हम नई कॉटन की फसल उगाएं। आ रही बात समझ में, अच्छे से समझाना। और वहीं पे सेकेंडरी सेक्टर वाले को यदि क्लॉथ बनाना है तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। वो खुद से थोड़े कॉटन उगाएगा अपने घर में कि छत पे चलो कॉटन उगा लेता हूँ, उसको ज़रूरत पड़ेगी ना। तो एक ट्रांसपोर्टेशन वाला जब तक उसको कॉटन लाकर नहीं देगा तब तक उसका काम कैसे होगा, आ रही बात समझ। तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर, क्या कहते हैं भाई, सर्विस सेक्टर भी इसको कहते हैं, टर्शरी सेक्टर को। तीनों के नाम याद रखना बहुत अच्छे से आप। प्राइमरी सेक्टर को कहते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर को कहते हैं सर्विस सेक्टर। क्यों कहते हैं वो भी मैंने समझा दिया है, एमसीक्यू में डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, आई होप तीनों सेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई हम। अब ये एक नॉर्मल से सवाल है कि तीनों जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जैसी इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या है, अभी मैंने आपको पूरा समझाया होगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि क्या ये पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अभी हाल जस्ट मैंने समझाया ना कि अगर कॉटन सेकेंडरी वाले तक पहुंचेगा नहीं तो पहले वाले को, जो फार्मर है, उसको पैसा कैसे मिलेगा, है ना। और अगर वो नहीं पहुंचेगा तो जो सेकेंडरी सेक्टर की जो कॉटन मिल की फैक्ट्री है उसको भी बंद करनी पड़ेगी ना, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉटन तो उसके पास आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या है, तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तीनों को एक दूसरे की जरूरत है।
ठीक है। तो ये क्या है, पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि कॉटन बना, कॉटन से ही यार्न बनेगा, यार्न कहीं से बनकर नहीं आएगा, क्लॉथ इसी से बनना है, और फिर यही जो है वो क्या होगा, दुकानों में सेल होगा। सर्विस सेक्टर क्या करेगा, इसको सेल करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा और फिर पैसा मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये पूरी तरीके से क्या है, तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम आप बोल रहे थे कि बहुत सारा गुड्स बनते हैं, अभी तो मैं सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ, बाकी ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं, ऐसी हज़ारों लाखों इंडस्ट्रीज है, चैप्टर शुरू किया था, तो इसको कैसे इकोनॉमी में जोड़ते होंगे? हमको तो सोच सोच के बड़ा अजीब सा लग रहा है। कैसे गिनती करते होंगे, कितने गुड्स हैं? एक छोटा सा नट समझ लो, या फिर छोटा सा स्क्रू समझ लो, आपके हाथ में जो पेन है उसको समझ लो, उसके अंदर की कुछ उसके अंदर भी तो सामान होंगे ना, तभी तो लिख पाता है। तो कैसे, मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीजें कैसे गिनते होंगे, है ना? तो बेटा गिनते नहीं है, गिनते नहीं है इसको। इनको अगर हमको कंपेयर करना है ना, तीनों सेक्टर्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को, कि इनमें से कौन ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि इनमें से कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनमें से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो यदि हम प्राइमरी को देखें तो प्राइमरी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके लिए हमको चीज़ों को गिनना पड़ेगा। आपके दिमाग में यही सवाल आएगा, किसको गिनेंगे कि क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर कितना प्रोडक्शन है? तो यदि इसको गिनना है तो इसको गिनो मत। इकोनॉमिस्ट्स ने क्या बोला कि इसको गिनो मत, मतलब नंबर मत गिनो, नंबर गिनने की बजाय क्या गिनो, इसकी एक्चुअल वैल्यू गिनो। इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। इसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि अगर हम इनको कंपेयर करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि कितना प्रोड्यूस जो है वो हो रहा है इसके अंदर। उसके बाद अपने को देखना पड़ेगा कि इनके अंदर बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, तो इससे क्या हमको पता चलेगा कि कितने गुड्स इनके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने लोग इनके अंदर काम कर रहे हैं। उस हिसाब से हम इनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर किससे ज़्यादा अच्छा है, कौन से सेक्टर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। अभी हम बात करेंगे एक एक करके सबकी। तो यदि हमको इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला कि अगर हमको इनको काउंट करना है, इनका प्रोडक्शन यदि हमको देखना है कि कितना हो रहा है, कितना गुड्स बन रहा है ना, हमको गिनना है, तो इसको गिनो मत, नंबर को मत गिनो। नंबर गिनने की बजाय इसकी वैल्यू गिनो, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में बात किसकी होती है कि मनी का ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है ना, पैसा कितना एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक गिनने से कि 10,000 का वीट जो है वो हमने भेजा, तो 10,000, 10,000, 20,000, तो वो गिनने से क्या, इससे अच्छा हम ये बोले जब यदि कि 10,000 का वीट जो है वो 10,000 किलो जो है हमने वीट क्या करा, भेजा, कितने रुपए पे, 8 रुपीज पर केजी पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया हमारा, 80,000 हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो 10,000 वीट हमने भेजा, इसकी वैल्यू कितनी है, 80,000। तो खाली मैं ये बोलूं कि मैंने 10,000 किलो का वीट जो है वो दिया, इससे अच्छा मैं ये बोलूं कि मैंने 80,000 का वीट जो है वो बेचा, तो समझ में आएगी ना रियल चीज की क्या हो रहा है भैया। क्योंकि एंड में बात तो किसकी होगी, पैसे की होगी ना, वैल्यू की होगी ना। उसी से हम इकोनॉमी को क्या करेंगे, देख पाएंगे कि हमारा कितना जो है वो एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये मत देखो, क्या करो, इसको गिनो। ठीक है, वैल्यू को गिनो। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी काउंटेड रेदर देन एडिंग द एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर को गिनने की बजाय इनकी क्या करो, वैल्यू जो है उसको काउंट करो। नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी काउंटेड। अब यहाँ आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एनसीईआरटी पढ़ता है तो उसको ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आता है। छोटी सी बात मेरी समझना कि चलो इसको तो अभी हम रखते हैं, पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें ऐसा बताया गया है कि क्या है कि मान लो एक बंदे को क्या करना है, बिस्किट बनाना है। ठीक है, बिस्किट बनाना है, तो उसने क्या किया, वीट जो है वो खरीदा, है ना, वीट खरीदा उसने। वीट के साथ साथ में उसको थोड़ा बहुत ऑयल भी लगेगा, ऑयल भी खरीदा उसने, है ना। उसके साथ साथ में उसको मतलब वो वीट से क्या करेगा, मैदा बनाएगा, इससे ऑयल लगेगा, थोड़ा बहुत नमक वमक भी लगेगा, थोड़े से नमकीन थोड़ा बहुत तो लगता है ना। साथ में मान लो कि अगर मीठे बिस्किट हैं तो शुगर वगैरह भी लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो क्या किस्म के लिए लगेंगे, बिस्किट बनाने के लिए लगेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी जो है वो निकले हैं, है ना। ये प्रोडक्ट भी क्या किए हैं, एक बंदे ने क्या किए, खरीदे हैं। ठीक है, इसने क्या किए, खरीदे। अब इसी पर्सन ने क्या किया, इन्हीं सबसे मिलके 4 जो है वो पैकेट क्या बनाए, बिस्किट के बनाए। ठीक है, 4 पैकेट क्या बनाए, बिस्किट के बनाए। अब हर पैकेट कितने का था, 15-15 रुपए का था, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 60 रुपीज। हर पैकेट कितना था, 15 रुपीज ईच, 15 ईच। ठीक है, आ रही है बात समझ। तो अब
अब मान लो कि हमको क्या करना है, इतने का कैलकुलेट करना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है ना, कितना प्रोडक्शन हुआ, तो मतलब कितना जो है वो चीज़ बेची गई है ना, मतलब जो फाइनल चीज़ जो है वो हमको देखनी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमको देखनी है, या फिर हमको ये देखना है कि कितना जो है वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो निकला, इसको हमको देखना है। तो वैल्यू तो समझ में आ गया कि हम ये 4 की गिनती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वैल्यू की गिनती करेंगे, यानी कि 60 रुपीज़ की हम गिनती करेंगे, 15 रुपीज़ ईच, तो 60 रुपीज़ की हमने गिनती की, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 60 रुपीज़ की तो गिनती की, तो यहाँ से तो ये किसी तीसरे पर्सन ने ये बिस्किट खरीदे, लेकिन ये बंदा भी तो ये व्हीट, ऑयल, शुगर ये सब लेके आया था मैडम, तो हमने इनको क्यों नहीं गिना, इनको भी तो गिनना चाहिए। तो मान लो कि अगर अपन गिन लेते हैं, है ना, सिंपल सी चीज समझो, इसको भी हमने गिन लिया, प्लस ये जो 15 रुपए ईच जो है बिस्किट की वैल्यू हुई है, ये क्या पन्नी की वैल्यू है, नहीं ना, अंदर जो बिस्किट है उसकी वैल्यू 15 रुपए की इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा व्हीट लगा है, थोड़ा शुगर लगा है, थोड़ा नमक लगा है, थोड़ा जो भी उसके अंदर इनके इंग्रेडिएंट्स है वो लगे हैं, तभी उसकी 15 रुपए की वैल्यू है ना, नहीं तो 15 रुपए की वैल्यू होती क्या, नहीं होती ना। और फिर इन्हीं से मिलके तो ये 4 बनाए हैं, आ रही है बात समझ। तो हमने यहाँ पर भी 15 रुपए की वैल्यू में इनके व्हीट, शुगर और इनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। फिर अगर हम मान लो इनकी भी कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करते हैं कि पहले जाके व्हीट और ये इतना इतना लेके आए थे, तो डबल डबल बार नहीं गिन लोगे क्या आप, इसको गिनोगे कि नहीं गिनोगे। इसीलिए ऐसा बोला गया कि फाइनल गुड को आपने कैलकुलेट कर दिया, फाइनल गुड की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी, तो फाइनल गुड की कीमत ही इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ये छोटे छोटे सामान मिक्स करके बनेगा, नहीं तो उसकी कोई कीमत होती क्या, नहीं होती ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो समझो कि ये पेन है, ये पेन मुझे खरीदना है, ठीक है, ये पेन मुझे खरीदना है। अब ये पेन का ये जो डब्बा है, ठीक है, ये कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, ठीक है, मान लो ये 5 रुपए का है, और ये जो रिफिल है ये कितने की, 3 रुपए की है, ठीक है, 5 और 3 ये 8 रुपए का मान लो कि ये पेन हो जाता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये 8 रुपए का पेन गया है, तो मैंने फाइनल वैल्यू इसकी 8 रुपए की कैलकुलेट कर दी। अब कोई ज्यादा दिमागदार बंदा आए और बोले कि अच्छा तूने 8 रुपए की उसकी कैलकुलेट कर ली, तो तूने ये रिफिल की और इसकी अलग अलग क्यों कैलकुलेट, मतलब इसकी भी तो साथ में भेज कि तूने रिफिल भी खरीदी फिर ये भी खरीदी, तो मतलब वहां से तो दुकान से ये दोनों चीजें भी तो लेके आई थी। तो अरे भाई मेरे, जब मैं उसको 8 रुपए कैलकुलेट कर रही हूँ उसको पूरी तरीके से, तो इसकी 8 रुपए की वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये जो पूरा बना हुआ है ये 3 रुपए की रिफिल और 5 रुपए के खोखे के साथ में बना हुआ है, तो इसके अंदर तो मैं पूरा कैलकुलेट कर ही रही हूँ ना कि ये 8 रुपए का है। आ रही बात समझ, इससे ज्यादा तो इजी और कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को ऐसा नहीं कि हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, उसको हम फाइनल गुड की वैल्यू ही इतनी है क्योंकि उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड जो है वो इतने इतने रुपए का लगा हुआ है। अब उसको ले लूं और साथ में इंटरमीडिएट गुड को भी अलग से कैलकुलेट कर दूं, तो मैं डबल बार नहीं कैलकुलेट कर रही होंगी क्या चीजों को, आ गई बात समझ। तो बस यही इस चीज का कहना है कि क्या करो, बार बार उसको कैलकुलेट मत करो, इंटरमीडिएट गुड जो है वो उसको कैलकुलेट मत करो, जो फाइनल गुड बन रहा है ना, फाइनल गुड जो सर्विसेज आ रही है उसी को कैलकुलेट करो, साथ ही साथ गुड की गिनती मत कैलकुलेट करो, उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। जैसे कि बिस्किट में हमने 4 बिस्किट बेचे, ऐसा नहीं है 60 रुपए का बिस्किट जो है वो गया, जितना भी हमने वो वीट हमने खरीदा था उससे हमने 60 रुपए के बिस्किट बनाया, 60 रुपए के बिस्किट गए। अब उसके अंदर सब आ जाएगा कि 60 रुपए के क्यों गए, क्योंकि 15-15 का एक था, है ना, तो गिनती तो अपने आप चली गई और साथ साथ में व्हीट और इनका भी पैसा चला गया क्योंकि उसी से तो हमने बिस्किट की वैल्यू इतनी बताई थी। आ गई बात समझ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर रियल लाइफ से चीजों को रिलेट करके देखो तो सब चीज समझ में आ जाएगी। व्हाई वी शुड नॉट काउंट द इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड की वैल्यू इतनी इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड की कुछ वैल्यू होती है। कोई प्रॉब्लम, if we do so we would be counting the value of same things number of times। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें तो हमने गिन ली, साथ में उसकी भी गिन ली, तो हम एक ही चीज की 2 बार वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे ना। आ गई बात समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब वो जो बेसिक सी चीज थी कि मैम चलो ठीक है हमने वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, हमको समझ में भी आ गया कि इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट कर लिया है, अब इन चीज़ों को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, क्या निकलेगा इससे, क्या निकल के आएगा। तो अब नॉर्मल जीडीपी की बात करते हो ना, जीडीपी क्या होता है, या फिर नॉर्मल हम ऐसी बात करें कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हर सेक्टर से, या फिर देखें तो कितना मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, लोगों के बीच में कितना ज़्यादा मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये हमको बात करनी होती है। तो
कैसे करेंगे, मतलब हर बंदे से पूछेंगे थोड़े कि भैया तू बता तूने आज कितना पैसा दिया, तू बता तूने आज कितना पैसा दिया, ये चीज़ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने क्या किया था, सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया था। तो जैसे मान लो कि ये प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और ये टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भैया प्राइमरी सेक्टर बताओ तुम्हारे यहाँ से कितनी वैल्यू का गुड जो है वो निकला, तो ये कुछ एक्स अमाउंट बताएगा, ठीक है। ये इसका बता देगा ये टोटल प्रोडक्शन मेरा जो है वो इतना हुआ। भैया सेकेंडरी सेक्टर आप बताओ आपके यहाँ से कितना गुड्स निकला, तो ये बताएगा कि मेरा कुछ टोटल प्रोडक्शन इतना हुआ। अब हम आएंगे टर्शरी सेक्टर के बाद कि भैया आप बताओ आपने कितना कमाया, आपने कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की, आपका कितना क्या काम हुआ, तो ये कुछ बताएगा। अब ये जो टोटल प्रोडक्शन इनका है या फिर वैल्यू जो है ये इनकी प्रोडक्शन की, इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं पूरी तरीके से इनको तीनों में क्या कर देते हैं, हम प्लस लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, यही हमारा क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। और यही वैल्यू बताती है कि कितना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से जितना सामान निकलेगा लोग खरीदेंगे, सेकेंडरी सेक्टर से ये बन के यहाँ पे जाएगा ना, तो यहाँ पे जितना सामान निकला, ठीक है, यहाँ पे जितना सामान इन्होंने बनाया, तो ये किसकी मदद से बनाया, प्राइमरी सेक्टर की मदद से बनाया होगा ना। यहाँ पे कुछ बना होगा, वही यहाँ पे गया होगा, मैन्युफैक्चर का तड़का लगा होगा और इन्होंने किया होगा, और इनकी मदद से इन्होंने इसको बेचा होगा, है ना, इन्होंने बेचा होगा। तो इनके बीच में कितना, जितना ज्यादा प्रोडक्शन इनका होगा, समझ लो इतना ज्यादा क्या होगा, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी हुआ होगा, पैसों का एक्सचेंज हुआ होगा कि भाई मेरे को कॉटन दे दे जल्दी जल्दी, मेरे को काम है, ले ले तू पैसे रख, फिर वो कॉटन बन गया, क्लॉथ बन गया, लो लो भैया जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन करके आओ, मार्केट में बेचो। फिर वो मार्केट में जितनी ज्यादा डिमांड होगी तो फिर वो टर्शरी बोलेगा कि अरे अरे बहुत ज्यादा कपड़ा बिक रहा है भैया, क्या करो और ज्यादा कॉटन बनाओ भैया, और ज्यादा क्या करो कॉटन से कपड़ा बनाओ, हमको तो कपड़े की जरूरत है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो समझ में आ रही है आपको कहीं ना कहीं चीज है कि इनके अंदर जितना प्रोडक्शन होगा उसको हम क्या कर लेंगे, पूरी तरीके से ऐड कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितना ज्यादा जो है वो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितनी ज्यादा मनी का क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, और वही चीज क्या कहलाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी। और इसी की मदद से हमको पता चलता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि इकोनॉमी गिर गई थी लॉकडाउन के समय पे, तो हमने क्या क्या समझ में आया होगा उससे कि भाई लोग खेती जो है वो कर पा रहे थे, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में उसको यदि बनाते भी तो लोग क्या कर रहे थे, गांव जा नहीं पा रहे थे, या फिर बीज नहीं मिल रहा था, लोगों तक पहुंच नहीं रहा था। फिर सेकेंडरी सेक्टर में भी जो है हम कहें तो वहां तक चीज़ें जा ही नहीं पा रही थी, मिल्स भी बंद थी, लोग काम पे ही नहीं आ रहे थे। टर्शरी सेक्टर में भी बोलो तो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तो आना बंद ही हो गया था, तो इनका ये जो था ये बहुत कम वैल्यू आया होगा, इसको कैलकुलेट किया होगा तो बहुत कम वैल्यू आई होगी, उसी से हमको पता चला ना कि भैया इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा गिर गई है। आ रही बात समझ। अब बढ़ेगी भी कैसे ना भाई, मनी का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, लोग खरीद ही नहीं रहे सामान, मार्केट जा ही नहीं रहे, लोगों को जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे घर में बैठे हैं तो कुछ खरीदने की इच्छा भी नहीं है उनको, बाहर महामारी चल रही है। तो आगे बात समझ में कि किस तरीके से इकोनॉमी गिरती है और किस तरीके से इकोनॉमी फिर बढ़ जाती है, पूरी तरीके से इन तीनों सेक्टर के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। तीनों सेक्टर को हमने डिवाइड भी क्यों किया है, ताकि चीज़ें हम आसानी से सेग्रीगेट कर पाए, है ना। उसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको कपड़ों का दे दिया था कि सबका अगर एक साथ भरा रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ किसका रखा है, या टोटल कपड़े कितने हैं, या कौन सा पिंक टॉप कहाँ है, ब्लैक टॉप कहाँ है, ठीक है। वहीं हम सबको सेग्रीगेट कर देंगे तो हमको चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ। तो क्या होता है भैया जीडीपी, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स जीडीपी ऑफ अ कंट्री। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट, जीडीपी। The value of goods and services produced in each sector during a particular year is equal to total production of the sector of that year. इनका भाई हमको अगर ये देखना है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस जो हो रही है हर सेक्टर में कितनी हो रही है हर साल, तो इसको हम देख लो कि इसके अंदर इतनी प्रोड्यूस हो रही है और उसकी वैल्यू निकालो तो हमको पता चल जाएगा, टोटल प्रोडक्शन हमको सेक्टर का उस साल का पता चल जाएगा। हाउ इट शोज हाउ बिग एन इकोनॉमी इज, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, इससे हमको जो है वो आसानी से पता चल जाता है। डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इन इंडिया, काम कौन करता है जीडीपी देखने का, पता करने का सेंट्रल मिनिस्ट्री इन इंडिया काम करती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में, स्टेट,
स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इनसे बात करती है कि भैया कितना प्रोडक्शन हो रहा है, आपके यहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सामान लिया जा रहा है, उसका पूरा डेटा रखते हैं और फिर उससे निकालते हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, हाउएवर इट इज़ डन। वो फिर बड़े लेवल पे उनकी अपनी मेथड्स होती हैं किस तरीके से वो निकालते हैं, अभी उसका हिस्सा आपका नहीं है। आप तो इतना समझ लो, आपने इतना ही समझ लिया होगा तो दिमाग ऐसे खुल गया होगा कि हाँ, इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब समझना आगे कि हमको ये तो समझ में आ गया कि भाई क्या होती है जीडीपी, क्या होता है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। अब ये क्या है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़े, चेंजेस आए हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो तीनों सेक्टर्स की अब यदि बात करें तो अब हम तीनों सेक्टर्स की बात करना ज़रूरी है कि भाई हमने देख लिया कि किसी में प्रोडक्शन कितना होता है, सारा प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये देखना पड़ेगा ना कि भैया कौन ज़्यादा पावरफुल है। जब तीन है तो फिर देखते हैं। तो हिस्टोरिकली यदि हम चीज़ें देखें आज़ादी के बाद से या फिर थोड़ा आसपास से उस समय से, तो हम देखें कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है सेक्टर्स के प्रोडक्शन में। जैसे शुरुआत में यदि हम देखते ना तो फार्मिंग में बहुत सारी मेथड अलग अलग आ गई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह भी हो गया था, है ना। तो बहुत मज़ा आ रहा था लोगों को खेती करने में कि चलो फार्मिंग करते हैं। तो बीच बीच में पहले लोग ऐसे सोचने लगे थे कि यार सब कुछ तो नेचर पे डिपेंडेंट होता है, इतनी मेहनत करते हैं, कुछ उगता ही नहीं है ना। तो अब क्या करते हैं, चलो फार्मिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, इरीगेशन की बहुत सारी मेथड्स हो गई है। तो अब क्या होगा, मज़ा आएगा करने में। तो फार्मिंग बहुत अच्छे से करने लगे, इवन आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन भी बहुत अच्छे से फ्लरिश करने लगे थे। बहुत सारे लोग जो है उसके अंदर जुट गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, देखने को मिला कि फैक्ट्रीज आने लगी, है ना। तो आर्टिसंस वगैरह को घर में काम करने की ज़रूरत नहीं, अब वो क्या है फैक्ट्रीज की ओर बढ़ चले कि यार नई जगह है, वहाँ से हमको पैसा मिलेगा। अभी तो मतलब उनको खुद से ही करना पड़ता था ना सारा कुछ, अब जाएंगे तो कम से कम मंथली सैलरी मिलेगी, फैक्ट्रीज के अंदर जो भी काम होगा उनका होगा, बड़ी जगह पे काम करेंगे। तो ऐसे थॉट्स भी लोगों के अंदर काम आने लगे। तो फिर वो जो जैसे फैक्ट्रीज आई ना, तो लोगों का काम भी जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ गया। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम आ गया, लोग वो काम करने लगे फैक्ट्रीज के अंदर, अच्छे से वहाँ पे से भी सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ने लगी, लोगों की इनकम बढ़ी, तो नई नई चीज़ें आई, कम्युनिकेशन आया, सर्विस सेक्टर आया, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ सर्विस सेक्टर, है ना। तो उसमें लोगों को ऐसा लगा कि अरे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जॉब्स में भी काम कर सकते हैं, या फिर लोग पढ़ाई वगैरह करने लगे, एजुकेटेड होने लगे। तो एजुकेशन में टीचर कोई बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। तो धीरे धीरे करके देखा ये ग्रेजुअल चेंज है। कहाँ से आया, प्राइमरी सेक्टर से हम चले थे, वहाँ पे अच्छे फ्लरिश हो रहे थे, फिर देखा कि सेकेंडरी सेक्टर में काम है तो वहाँ पे घुसे, फिर देखा कि टर्शरी सेक्टर में काम है तो वहाँ पे घुसे। तो ऐसा क्या है, हिस्टोरिकल चेंज आया है। क्या हुआ, शिफ्ट हुआ कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में। लीडिंग सेक्टर इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्टर। सीधे सीधे से याद रखना, एमसीक्यू में बहुत अच्छे से आ सकता है कि जब इनिशियल स्टेजेस होती है कंट्री की, क्या होती है, इनिशियल स्टेजेस होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें मतलब डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेजेस होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आपको दिखेंगे, खेती बाड़ी में, दूध वगैरह में, माइनिंग में, इनमें ज़्यादा काम करते हुए दिखेंगे। ठीक है, शिफ्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में हुआ। उसके रीजन मैंने आपको बताया, क्या रीजन थे, फैक्ट्रीज बनी बहुत ज़्यादा, उसमें काम होने लगा, लोगों को लगने लगा कि अब हम घर पे कब तक काम करते रहेंगे, चलो फैक्ट्रीज आ गई, वहाँ पे काम है, मंथली इनकम मिलेगा तो वहाँ जाके काम कर लेते। इवन मेनी पीपल वर ऑल्सो फोर्स्ड टू वर्क इन फैक्ट्रीज। आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे तो फैक्ट्रीज क्या हुई, बन गई। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर में लोग जो है वो फैक्ट्रीज में काम करने लगे। इवन आपके सिटीज़ वगैरह में भी देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, बहुत आसानी से आप इस चीज़ को क्या कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तब भी हमने देखा था कि लोग आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, लेकिन फिर उनको क्या लगा कि भाई फैक्ट्रीज भी आ गई है, और फिर आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन की तो वैसे ही 12 बजा दी थी बहुत बुरी तरीके से। वो चाहते थे मेहनत करना, लेकिन उनको इतना आउटपुट भी नहीं मिल पाता था। तो फिर वो कैसे हुए, वो उनको ऐसा लगने लगा कि यहाँ से हमको थोड़ा सा पैसा अच्छे से मिल जाएगा, यहाँ हम थोड़े से सेटल हो जाएंगे, तो लोग फैक्ट्रीज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट कैसे देखने को मिला सेकेंडरी सेक्टर में, रीजन समझ में आए। पीपल प्रेफर चीप मिल्क क्लॉथ ओवर कॉस्टली हैंडमेड क्लॉथ। अगर आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन क्या करे, सिर्फ हाथ से बुनते रहे, हमने देखा कि खादी
है ना। अपना जो स्वदेशी मूवमेंट था या बॉयकॉट जब हमने किया था चीज़ों को, हम खादी यूज़ करने लगे थे, है ना, कि हम जो भी फॉरेन से जो भी सामान आ रहा है उसको हम नहीं यूज़ करेंगे, हम खादी यूज़ करेंगे। तो हमने उसका एक ग्रेजुअल ड्रॉबैक ये भी देखा था कि थोड़े समय बाद लोगों को अपने आप मिल्क क्लॉथ की तरफ जो है वो जो बाहर से हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा था उसकी तरफ जाना पड़ा, क्योंकि मिल्क क्लॉथ क्या होता है, सस्ता होता है कि नहीं। मिल्क क्लॉथ क्या होता है, सस्ता होता है। और हाथ से बना हुआ चीज़ें क्या होती है, वो थोड़ी सी महंगी होती है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। खादी वॉज ऑल्सो कॉस्टली, है ना। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने समझा कि चीप मिल्क क्लॉथ है, यहाँ से जो है वो ज़्यादा हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आसानी से कम प्राइस में हम कंपेरेटिवली खरीद सकते हैं। तो लोग जैसे सेकेंडरी सेक्टर के सामान खरीदने लगे, तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर में लोग सामान बना रहे थे वो भी खसक के काम में कहाँ चले गए, सेकेंडरी सेक्टर में, कि भैया उनका सामान ज़्यादा बिक रहा है, हम तो इतना बना रहे हैं, लोग कॉस्टली कॉस्टली समझ के वैसे भी नहीं ले रहे। आगे बात समझ में। तो ये ग्रेजुअल चेंज कैसे हुआ, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आया। अब सेकेंडरी सेक्टर में भी रुका नहीं, सेकेंडरी से भी कहां पे गया, टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हुआ, उसके रीजन क्या थे, सर्विस सेक्टर हैज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अब यदि हम देखें तो सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है प्रोडक्शन के टर्म्स में। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। कोई टीचर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल्स बनने लगे, अलग अलग चीजें बनने लगी, तो ट्रांसपोर्टेशन में लोग जो है वो अपना कारोबार आगे बढ़ाने लगे। तो सर्विस सेक्टर में आप देखोगे कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, है ना, तो इनमें बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया, अपना करियर जो है वो अच्छे से देखने लगे लोग। तो फिर सेकेंडरी सेक्टर में भी नहीं रुके और टर्शरी सेक्टर में आ गए। और आज देखें तो सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति अगर किसी की है तो वो टर्शरी सेक्टर की है। ठीक है, आई होप इतनी चीज अच्छे से क्लियर आपको हो गई होगी। अब यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ देखते हैं ना, तो ये ग्राफ क्या बताता है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर ब्लू में दिखेगा, सेकेंडरी सेक्टर आपको रेड में दिखेगा और टर्शरी सेक्टर आपको दिखेगा ग्रीन में। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ना। ग्राफ शोज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स दैट इज शोन फॉर 2 years। एक तो 1973 और 74 तब की बात की जा रही है, और एक अभी रिसेंट 13-14 की बात की जा रही है। क्यों ये 2 साल ही क्यों लिए, ये इसलिए लिए तो क्या आपको क्या हो, ग्रेजुअल चेंज, ड्रास्टिक चेंज दिख रहे हैं। जैसे 2 साल सलंग की ले ले तो उसमें क्या पता चलेगा क्या चेंज हुआ है, लेकिन एक एरा अगर बदल जाएगा, डिकेड्स में हम अगर चीजों को लेंगे, 10 साल 20 साल का गैप लेंगे, तो हमको चीजें समझ में आएगी कि यदि हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में जो है क्या बता रहा है, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर में है ना, इन सारे सेक्टर के कंपैरेटिवली प्राइमरी सेक्टर में जो है वो काफी अच्छा प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का था। कब, 1973 से 74 में। वहीं अब अगर हम देखें ना, तो टर्शरी सेक्टर का जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, प्राइमरी सेक्टर का तो बहुत कम हो गया है, सेकेंडरी सेक्टर का भी मीडियम मीडियम चल रहा है। तो ये आप हिस्टोरिकल चेंज जो मैंने अभी आपको समझाया ना, ये ग्राफ में आप सीधे से देख सकते हो। और ये यहाँ पे आपको क्रोर्स में बता रखी है हमारी जीडीपी। ठीक है, तो ये बढ़ के इतनी भी होगी, जीडीपी तो बढ़ी है, जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिला इन सारे डिकेड्स में। लेकिन यहाँ पर कौन काम कर रहा था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से मिल रहा था हमको, प्राइमरी से। वही जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन वो चेंज जो है वो देखने को मिला कि अब प्राइमरी से प्रोडक्शन ज्यादा नहीं मिल रहा, कहाँ से प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है, टर्शरी से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से क्लियर रखना। अब ये चीज दिमाग में आती है एक बेसिक सी चीज कि भैया ऐसा क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर जो है वो अच्छे से प्रोडक्शन इसमें से बहुत ज़्यादा मिलने लगा या बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। तो इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहली चीज़, इट हैज़ बिकम लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। बहुत बड़ा सेक्टर ये बन गया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हमको मिल रहा है तो टर्शरी सेक्टर से मिल रहा है। उसके रीज़न क्या, 4 रीजन है। बेसिक सर्विसेज की जो डिमांड है ना वो लोगों के अंदर क्या हो गई, बढ़ गई। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सारी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ गई क्योंकि इनकम भी आई, है ना। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर गवर्नमेंट भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लगी कि अगर हमको अपनी कंट्री को डेवलपिंग स्टेज से डेवलप स्टेज पे लेके जाना है तो ये जो प्राइमरी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन सबको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रोड्स, कंस्ट्रक्शन, जो मतलब जैसे कि अब जैसे गाँवों से सिटी को जोड़ना, तो उसके लिए रोड्स बनाना, तो ये सब भी किस में आता है, ये सर्विस सेक्टर में ही आएगा ना पूरा। तो इसके
इसके अंदर भी जो डेवलपमेंट करने लगी है गवर्नमेंट करने लगी है ना, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने लगी, क्योंकि ये जरूरत थी, ये बेसिक डिमांड्स थी, बेसिक नीड्स थी, इनके ऊपर काम होने लगा, तो जाहिर सी बात है टर्शरी सेक्टर तो ग्रो करना ही करना है। तो टर्शरी सेक्टर बेसिक सर्विसेज की डिमांड की वजह से बढ़ गया। दूसरा यदि हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज की, यदि भैया हमने कुछ उगाया भी है ना। अब आजकल आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा सीजनल चीज़ें भी जो है वो अगर सीजन नहीं है तब भी मिलेगी। क्यों मिलती है? क्योंकि वो स्टोरेजेस में रखी रहती है, स्टोरेज बनने लगे कि भैया आपने कुछ उगा दिया था, भाई आप क्या कर सकते हो, आप आराम से स्टोर कर सकते हो, सालों साल आप इसको क्या कर सकते हो, खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, बेच भी सकते हो, ठीक है। और ट्रेड भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा, जैसे लेना देना, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो टर्शरी सेक्टर के हिस्से हैं, तो ये क्या कर गया, फ्लरिश कर गया। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें तो लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों की इच्छाएं भी बढ़ी। पहले इनकम नहीं थी ना, तो लोग इच्छाएं अपनी दबा लेते थे कि क्यों बाहर खाने नहीं जाना, चलो रहने दो, कम स्पेंड करो, कम में गुजारा करो। आप यदि अपने मम्मी पापा की बात सुनोगे, दादा दादी की बात सुनोगे, तो उनके ज़माने में जिस तरीके से वो पैसों को स्पेंड करते थे, जो पैसों को एक्सपेंसेस करते थे वो, उसमें और आज आपके एक्सपेंसेस में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। आज आपको जूते भी अच्छे चाहिए, कपड़े भी अच्छे चाहिए, हाथ में घड़ी भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन उन लोगों को अगर चाहिए भी होता था तो वो कम में। आजकल घड़ी भी चाहिए तो टाइटन की चाहिए, है ना। तो ऐसी हमारी डिमांड जो है वो बढ़ी, और बढ़ने का भी रीज़न है क्योंकि इनकम भी बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ गई। उस तरीके से लोग जो है, अब पहले उस समय पे इतना एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, इतने ज़रिए भी नहीं थे कि लोग कमा पाते, सिर्फ नॉर्मल खेती वगैरह से ही काम करते थे। लेकिन अब बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए हैं, लोग एक इनकम पे नहीं, बहुत ज़्यादा इनकम्स पे भी क्या करते हैं, रिलाई कर पाते हैं कि भैया यहाँ से भी कमा लिया, अब यहाँ से पैसा है तो उसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, फिर वहाँ से भी कमा लिया। तो लोगों के अंदर जब इनकम बढ़ी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ी कि भैया ये भी करते हैं, चलो संडे खाने भी चलते हैं, वेकेशन पे भी चलते हैं, वहाँ भी घूमेंगे, वहाँ से भी सामान लेके आएंगे, ठीक है। तो ये इन सब में अगर आप ज़्यादा मेजर रोल अगर आप किसी का देखोगे तो आपको टर्शरी सेक्टर का ही दिखेगा। खाने पीने में, अच्छी मॉल्स वगैरह जाने में, क्लब्स लोग जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और ये सारी चीज़ें जो है वो सारी को सारी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ने की वजह से इससे भी टर्शरी सेक्टर क्या हो गया, फ्लरिश कर गया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया था टर्शरी सेक्टर के टाइम पे कि एक मेन हिस्सा एक और क्या है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है। कि यदि आपको किसी पर्सन से काम कराना है तो आपको फ़ोन करके उसको बताना पड़ेगा कि भाई इतनी बजे मैं आ रहा हूँ, वो काम कंप्लीट करके रख लेना। या फिर किसी को आपके सामान की ज़रूरत है, आपको इसे सामान बेचते हैं, तो सामने वाला फ़ोन करके बोलेगा कि अरे भाई साहब इतना सारा हमारे ऑर्डर है, ये आप ले लेना, है ना। तो एक कम्युनिकेशन की मदद से ही काम कर पा रहे हैं ना। बिना कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से हम काम क्यों नहीं कर पा रहे। बिना 2, 4, 5 मिनट के बिना भी आप शांति से बिना फोन के नहीं बैठ सकते। आप बैठोगे, थोड़ी देर बाद रियलाइज करोगे अरे क्या, थोड़ा टक 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 कर लेता हूँ, किसी से बात कर लेता हूँ, है ना। तो ये इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हमारी लाइफ में हो गया है, और ये ग्रो भी बहुत ज़्यादा की है पहले के कंपैरिजन में। यदि हम अभी देखें, इवन मेरे पापा मुझे बताते कि उनकी शादी हुई थी, उसके बाद उन्होंने फ़ोन लिया था, है ना। मतलब कोई ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े हो चुके थे, उसके बाद में उनके पास में फ़ोन आया था। आजकल तो बच्चा 4, 5, 6, 7 महीने का होता है, ये मम्मियाँ चुप कराने के लिए उसको हाथ में फ़ोन दे देती हैं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी, इन्फॉर्मेशन बढ़ी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो ये सारे किसके अंदर आ गए, हमारे टर्शरी सेक्टर में आ गए। तो इन सारे रीजंस की वजह से क्या हुआ, टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जब डिमांड बढ़ेगी किसी सेक्टर की, किसी सामान की, तो जाहिर सी बात है सप्लाई भी बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ेगा मतलब क्या, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन यदि बढ़ा तो फिर वो क्या हो जाएगा, फ्लरिश आसानी से कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप जो दिमाग में आपके एक क्वेश्चन आया होगा कि किस तरीके से ग्रो हुआ, कैसे चीजें आई, तो वो क्लियर हो गया होगा। नॉट ऑल सर्विस सेक्टर्स ग्रो इक्वली वेल, क्योंकि जब मैं ये सारी चीज़ें समझा रही होंगी उसके बीच में आप में से कुछ समझदार लोग जो होंगे उनके दिमाग में भी ये चीज़ आई होगी कि भैया सारे सर्विस सेक्टर अगर हम बोले पूरा ओवरऑल देखें तो वो बहुत अच्छे से फ्लरिश नहीं किए हुए हैं, या फिर उनके पास में जैसे कि आप जैसे शॉप्स है, शॉप्स भी क्या है, टर्शरी सेक्टर में आती है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल शॉप अगर आप देखते हो, नॉर्मल रिटेल शॉप देखते हो या नॉर्मल कुछ भी सामान बेचने वाली शॉप देखते हो, तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता ना कि वो इतनी सारी चीज़ें कर सकें, है ना। वो इतना फ्लरिश नहीं है जितना कि मैं आपको बता
रही हूँ कि टर्शरी सेक्टर ग्रो कर गया, टर्शरी सेक्टर ओवरऑल ग्रो कर गया है। ओवरऑल मतलब वो रिच और नॉर्मल को मिला के हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि टर्शरी सेक्टर में एक सेगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो किया है और बाकी जो दूसरा सेगमेंट है जिसमें छोटे मोटे शॉपकीपर्स और ये सब आते हैं, वो अभी भी क्या है, मियर अपना दिन के दिन का अर्निंग जो है वो निकालते हैं कि आज कमाया आज खाया, आज कमाया आज खाया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी टर्शरी सेक्टर में जितने भी लोग हैं वो सब बहुत भयंकर पैसा है उन लोगों के पास में। ठीक है, बात प्रोडक्शन की हो रही थी। रीजन क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉयज हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल। अगर एजुकेशन, अगर हम टीचरशिप की बात करें या फिर डॉक्टर हेल्थ केयर में बात करें तो वहीं पर जो है ज़्यादा हमको स्किल्ड पीपल जो है वो देखने को मिलेंगे, है ना। या फिर टॉप पोजीशन पे हम देखो तो वहाँ पर स्किल्ड लोग मिलेंगे। तो ये जो टॉप पोजीशन वाली पोस्ट होती है ये बहुत कम होती है, बाकी जो बैक एंड का काम करता है वो तो छोटी पोस्ट वाले लोग ही करते हैं ना। तो स्किल्ड जो है वो उनकी ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हीं के पास में ज़्यादा पैसा है। लेकिन जो बाकी नॉर्मल लोग हैं उनके पास में इतना रिटर्न नहीं आता है क्योंकि जॉब्स भी जो है वो कम है। लार्ज नंबर इज एम्प्लॉयड इन स्मॉल शॉप्स कैन बेयरली अर्न लिविंग ड्यू टू नो अदर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्मॉल शॉप्स में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं तो उनके पास में डेली का कमाते हैं, डेली का खाते हैं, तो उनके पास में और कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता भी नहीं है। ठीक है, अब हमने देखा कि कौन सा सेक्टर जो है वो 40 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा। 40 साल में जो सेक्टर बढ़ा वो हम देख रहे हैं, कौन सा सेक्टर बढ़ा, टर्शरी सेक्टर, है ना। टर्शरी सेक्टर की हाइट आपको ज़्यादा दिख रही होगी। टर्शरी सेक्टर में 40 साल में यदि हम देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ा। लेकिन इसके अंदर एक और तड़का लगता है। क्या तड़का लगता है कि टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट यदि हम देखें, लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं अगर उस सेक्टर को हम देखें तो वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर में आपको वो लोग कम दिखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में ही जो है वो ज़्यादा क्या है, वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। तो मोस्ट पीपल जो है वो आप देख रहे हो ना कि ये प्राइमरी सेक्टर है ना, इसमें इन दोनों को कंपेयर करो, किसके अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है। आ रही है बात समझ में। तो ये ऐसा क्यों मैम, ये तो बहुत अपोजिट बात हो गई कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ से निकल रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम। तो फिर प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा निकल रहा है, तो भाई वो तो स्किल्ड लेबरर्स की वजह से निकल रहा है और वहाँ पे उनकी ज़रूरत है, कम अमाउंट ऑफ पीपल जो है वहाँ से काम हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्यों, मतलब लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में क्यों अटके हुए, वो प्राइमरी सेक्टर में इसीलिए अभी भी अटके हुए हैं क्योंकि उनको टर्शरी सेक्टर में जॉब्स नहीं मिल रहा। इवन अगर आप नॉर्मल फैमिली की बात करो, जैसे कि एक घर है, घर के अंदर 5 लोग हैं, है ना, अब उनको कोई सा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो उनके 5 बीघा के खेत के अंदर सारे के सारे जाके खेती करते हैं। लेकिन यदि उनमें से 2 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो कहीं और काम करने लगते हैं, तो क्या इसके प्रोडक्शन में कोई असर आएगा, खेती पे कोई असर आएगा? नहीं आएगा ना, वो तो जितनी हो रही इतनी हो रही है, वो 3 लोग भी इतना ही कर लेंगे। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ का प्रोडक्शन तो उतना ही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि टर्शरी में एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही नहीं किया गया है। इसको पढ़ते हैं और हम समझते हैं रीज़न क्या, नो इनफ जॉब्स क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 9 गुना बढ़ा है, किसका, सेकेंडरी सेक्टर का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 3 गुना ही बढ़ा है। ठीक है, वहीं टर्शरी सेक्टर की यदि आप बात करो तो प्रोडक्ट इन सर्विस सेक्टर कितना, 14 गुना जो है वो बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अगर हम बोले तो सिर्फ 5 गुना बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की है, वहां पर प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो जगह जो है वो वैकेंसी है वो इतनी नहीं निकल पा रही है। इस वजह से लोग प्राइमरी सेक्टर में ही अटके हुए हैं अभी भी, भले उनको वहाँ पर कोई काम नहीं है, वहाँ पे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है, लेकिन क्या करें, उनके पास में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो उनको सारे के सारे वहीं पे काम करना पड़ता है। प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हम देखें, कंपेयर भी करें अगर हम इनको, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो जीडीपी का 1/6 हिस्सा है। ठीक है, मतलब 1/6 पार्ट है जीडीपी का। ठीक है, और वहीं एम्प्लॉयमेंट यदि हम देखें तो आधे से ज्यादा जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है तो उससे आधे जो लोग हैं वो किसके अंदर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही वो अभी भी है, एग्रीकल्चर में। वहीं अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो वो 5/6 हिस्सा उनका हुआ,
है ना। मतलब जीडीपी का अगर 1/6 हिस्सा एग्रीकल्चर के पास में, तो बचा हुआ 5/6 हिस्सा किसके पास में होगा, सेकेंडरी और टर्शरी के पास में होगा। वही एम्प्लॉयमेंट की यदि हम बात करें तो वो आधे से कम लोगों को एम्प्लॉय किए हुए हैं। वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इसका रीजन पूरी तरीके से क्या है कि वर्कर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब होना कि भाई वो चाह के भी नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल देते हैं लक्ष्मी का, लक्ष्मी की फैमिली है, लक्ष्मी की फैमिली जो है वो 5 लोग हैं, उनका 5 बीघा का प्लॉट है, ठीक है, मतलब 5 बीघा की जमीन है या फिर कम बीघा की जमीन है, कितनी भी ले लो, ठीक है, वो जमीन है। अब वो क्या करते हैं, उनको खेती करनी है, उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उनका भाई, उसके पापा, उसका एक और भाई, उसके भाई की पत्नी, सब लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ही मेहनत करते रहते हैं। क्या उस पर इतनी मेहनत करने की जरूरत है। वही काम जो 5 लोग या 6 लोग करेंगे, वही काम यदि 3 लोग भी कर देते तो उसके प्रोडक्शन पे कोई असर आएगा क्या, नहीं आएगा ना। एक ही जैसा तो काम है, क्या करना है उसके अंदर, है ना। वही अगर, तो ये क्या होगा, ये जो 5 लोग हैं ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है, इनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनके पास में और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए फालतू में ज़बरदस्ती उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे काम जो है वो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो हम कहते हैं। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। जो अनएम्प्लॉय पूरी तरीके से हमको दिख रहा है और उसके पास में और कोई जॉब नहीं है, वही क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कि मतलब ज़बरदस्ती वहीं पे काम करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। वही अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करें तो एक व्यक्ति सुखराम आ जाता है, भगवान का एक बन के, एजेंट बन के इनके पास में, और कहता है कि चलो भाई 2 लोग मेरे साथ में चलो, मैं तुमको काम दूंगा, ठीक है। वो ले जाता है तो इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा अर्निंग भी मिलेगी, है ना, अर्निंग मिलेगी भाई, लक्ष्मी के परिवार को क्या होगी, एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगी, साथ ही साथ इनका प्रोडक्शन कम थोड़े होगा। वो 3 लोग भी मिलकर जितना फसल उगा रहे हैं इतनी उगाएंगे ना, उससे कोई कमी आएगी क्या, एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी, प्रोडक्शन भी उतना का उतना ही रहेगा। ठीक आ रही है बात समझ में। नो अफेक्ट ऑन फार्म प्रोडक्ट, फार्म प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन इतना के इतना ही रहेगा, ठीक है। वो चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास में अर्निंग अगर आ जाएगी तो इनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो अगर ये सीड्स वगैरह लाना चाहते हैं और ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ये खरीद सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो इनका कितना फ़ायदा हो जाएगा, नो एक्स्ट्रा अर्निंग और इवन इंक्रीज ओवरऑल अर्निंग ऑफ द फैमिली, कि यहाँ से जो पैसा आएगा खेती में से तो आ ही रहा है, साथ में 2 लोगों का भी पैसा आ रहा है हमको, तो क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, एकदम बढ़िया तरीके से फैमिली चलेगी। तो पूरी तरीके से अर्निंग जो है वो बढ़ जाएगी ना, अच्छी हो जाएगी ना। तो ये बताना इससे हम चाह रहे हैं। अब इफ वी रिमूव एक्स्ट्रा पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉय देम एल्सवेयर, इनकम ऑफ द पीपल क्या होती है, बढ़ जाएगी। नो बैड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। वो बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकते हैं, वो कम करना चाहे तो वो भले हो जाए, लेकिन एक्स्ट्रा अर्निंग अगर है तो वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, बैलेंस होकर ही चलेगा, ठीक है। इवन बैलेंस क्या बढ़कर ही आएगा, ठीक है। पर अब ये जो सुखराम है, भगवान का एजेंट अगर बन के आता है तो इसके पास में भी एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट लाया जाए, ये मेन सवाल यहाँ पर उठकर आना चाहिए। हाउ टू क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर लक्ष्मी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, लक्ष्मी की खेती है भैया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, वो खेती करती है। अब मान लो कि उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, इरिगेशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर गवर्नमेंट क्या करे, वेल थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर दे उसके खेतों के आसपास, तो पानी खेतों को अच्छे से दे पाएगी, पानी अच्छे से दे पाएगी खेतों को, तो उसकी खेती क्या होगी, अच्छे से और फ्लरिश कर जाएगी, है ना। उसके पास में ज़्यादा पैसे आएंगे, है ना, तो वो ज़्यादा पैसे आएंगे तो और अच्छे से अपनी खेती कर पाएगी। साथ ही साथ अगर वो चाहे तो हेल्प के लिए 2 और लोगों को एम्प्लॉय भी कर पाएगी ना अपने खेतों पे, है ना। तो 2 लोगों की मतलब पैसे पे भी रख सकती है, या इवन फैमिली मेंबर्स को भी पैसा दे सकती है। तो उससे क्या हो जाएगा, उसका ओवरऑल जो है वो सारा कुछ अच्छा चलेगा ना। वेल कंस्ट्रक्ट करा दे, या फिर यदि वो आसपास गवर्नमेंट अगर डैम भी कहीं पे कंस्ट्रक्ट कराती है तो लोगों को जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें भी लोग मदद करेंगे, है ना, लेबर की तरह पे वहाँ पे काम करेंगे, तो वहाँ से भी उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब लेबर की तरह मिल गया, सारा कुछ अच्छा हो गया, लक्ष्मी का जो है वो कामकाज अच्छे से चलने लग गया। अब अगर वो ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ी सी मदद कर देते हैं, है ना, कि रोड बना दी, सड़कें बना दी, ट्रक्स लगवा दिए, या फिर ऐसा कुछ कनेक्टिविटी कर दी शहर तक, तो लक्ष्मी जो है वो अपना सामान अच्छे से बेच भी पाएगी ना।
भाई जो उगाया है उसको बेचेगी नहीं तो उसको क्या फायदा उगाने का, जब तक बेचेगी नहीं, पैसा नहीं आएगा रिटर्न में, तो वो वापस से नई फसल कैसे ग्रो कर पाएगी। इवन जब उसको पैसा मिलेगा तो साथ ही साथ एक्स्ट्रा फसल भी ग्रो कर सकती है ना। मतलब मान लो अभी वो एक ही सीजन में काम कर पा रही होती, एक ही सीजन की क्रॉप ग्रो कर पा रही होती, तब उसको इससे जो पैसा मिल जाएगा उससे वो क्या करेगी, और रबी सीजन के साथ में खरीफ भी क्रॉप ग्रो कर सकती है, बीच में कहीं पे वो वेजिटेबल फ्रूट्स भी लगा सकती है, उसको भी सिटीज में बेच सकती है, क्योंकि लोग सिटी में थोड़ी खेती करते हैं, वो तो सब्जी वाले के लिए इंतजार कर रहे होते हैं ना। सब्जी वाला कहाँ घर से उगा के लाता है क्या सामान, नहीं ना, वो भी क्या करता है, जो खेतों में से किसान जो है वो मंडी में सामान बेच के जाते हैं, उसको सब्जी वाला खरीद लेता है। ठीक है, तो यदि ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर दिया जाता है तो लक्ष्मी को कितना सारा हेल्प मिल जाएगा ना, उसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी अपना सामान बेचने की। और इवन ये जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो वो गाड़ी चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले, तो लक्ष्मी के गाँव के जो लोग हैं उनको भी और काम मिल जाएगा कि वो ट्रक ड्राइविंग का काम कर लेंगे या ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर देंगे, मदद कर देंगे। क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, अगर जैसे लक्ष्मी को इतना सब अच्छे से हो गया, इरिगेशन सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन अगर वो क्या करें, सीड्स, फर्टिलाइजर्स अगर वो लेना चाहती है ना, सीड्स लेना चाहती है, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे पेस्टिसाइड्स वो लेना चाहती है, तो उसके लिए अगर बैंक उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे दे तो वो अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और ये सब करके अपनी फसल और अच्छी ग्रो कर पाएगी, तो और ज़्यादा फसल बेचेगी मार्केट में, और ज़्यादा फसल बेचेगी तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन वालों का भी फायदा, लक्ष्मी का भी फायदा, बैंक का भी फायदा। आइडेंटिफाई एंड प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज एंड सेमी रूरल एरियाज, अगर हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो सेमी रूरल एरियाज में भी काम करती है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सेमी रूरल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज काम करिए उनको भी थोड़ा सा फाइनेंशियल एड दे, या फिर उनको सपोर्ट करे, उनको बताए कि किस तरीके से और वो नई चीज़ें कर सकते हैं, है ना। आ रही है बात समझ। तो सेमी रूरल एरियाज में भी क्या करो, वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, उनको भी मदद करो, ताकि उनके भी क्या हो, वो भी एम्प्लॉयमेंट, आज उनका पैसा बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे, तो और लोगों को अपने अंडर जो है वो काम पे रखेंगे, तो 2 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, उनका घर चलने लगेगा। ठीक है, जॉब्स इन एजुकेशन सेक्टर, जॉब्स इन टूरिज्म, यदि हम देखें ना, अगर आप पूरी तरीके से देखो तो नीति आयोग की एक उसमें उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने बोला कि यदि एजुकेशन सेक्टर पे काम किया जाए, हेल्थ केयर सेक्टर पे काम किया जाए, तो एजुकेशन सेक्टर अलोन पे करीब 20 लाख की जॉब्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है, 20 लाख की जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ अगर सिटीज़ का या फिर जो हेरिटेज सेंटर्स है उनके ऊपर थोड़ा सा काम कर दिया जाए, उनके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, तो लोग आएंगे देखने के लिए। जैसे कि लोग गोवा जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ का बहुत मेंटेनेंस ऐसा कर रखा है कि लोगों को अच्छा लगता है, लोग रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, लोग ताजमहल देखने जाते हैं। क्यों, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया कि लोग जाते हैं कि अरे भैया हम यहाँ से निकल रहे ताजमहल देख के जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप वहाँ जाते हो, वहाँ की चीज़ें खाते हो, वहाँ पे रहते हो, होटल में रहते हो, तो होटल से मनी एक्सचेंज होती है, खाने पीने वालों से एक्सचेंज होती है, तो वहाँ के लोगों को भी क्या मिलता है, पैसा मिलता है, आपसे भी एक्सचेंज हुआ, और जितना ज़्यादा मनी का एक्सचेंज इतनी अच्छी इकोनॉमी। ठीक है, तो टूरिज्म सेक्टर में भी आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ा सकते हो। वही नीति आयोग जिसने यहाँ पे 20 लाख जॉब बताई, उन्होंने यही बोला कि टूरिज्म में करीब 35 लाख जॉब क्रिएट हो सकती है अगर ध्यान दिया जाए तो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, बस गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़े तो अब जैसे कि यार ये लोगों के अंदर दिमाग में ऐसी चीज़ आती है कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, यदि ध्यान दिया जाए तो चीज़ें हो जाती है, और इवन हो भी रही है। इवन मनरेगा जो है वो निकाला गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। इसमें ऐसा बोला गया था कि हम कहते हैं कि राइट टू लाइफ है ना, इंसान को राइट टू लाइफ है, जिंदगी जीने का अधिकार है। तो जिंदगी जीने का अधिकार यदि इंसान को है तो खाली बस कह दिया कि जिंदगी जी लो अच्छे से, तो क्या वो जी पाएगा, नहीं ना। उसके लिए उसको काम की ज़रूरत पड़ेगी, उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब क्या है, बेसिक चीज़ है जो इसके अंदर आती है। तो राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू वर्क जो है, वो राइट टू वर्क की यदि हम बात करें कि लोगों को काम करने का अधिकार जो है वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है देने की, तो उसके तहत मनरेगा जो है वो उन्होंने ये स्कीम निकाली थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि जिस भी इंसान को काम करने की ज़रूरत है, ये कंडीशन ध्यान रखना, नहीं तो लोग सोचे कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसको ज़रूरत है, जो करना चाहता है और जिसको ज़रूरत है काम करने की, उसको गारंटीड 100 डेज ऑफ वर्क जो है वो दिया जाएगा। 100 दिन का वर्क गारंटी दिया जाएगा, फिर उसको जो है उसमें से
से जो पैसा मिले वो रख ले। लेकिन मान लो अगर 100 दिन का वर्क नहीं दे सकते हैं तो फिर उसको उस चीज़ के ऊपर क्या भी दिया जाएगा, अलाउंस भी दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के। चलो ठीक है, हम तुमको 100 दिन का भी काम नहीं दे पाए तो ये पैसा तुम्हारा, इतना पैसा तुम रख लो, ये क्या तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है। गारंटीड 100 डेज ऑफ वर्क टू पीपल हु आर एबल, जो कर सकते हैं काम, एंड आर इन नीड ऑफ इन रूरल एरियाज। 3 चीजें याद ध्यान रखना, पीपल हु आर एबल, पीपल हु आर इन नीड, और कहां पर, रूरल एरियाज में। मनरेगा की स्कीम जो है वो लाई गई थी। वर्क दैट वुड इंक्रीज प्रोडक्ट फ्रॉम लैंड, मतलब कहीं ना कहीं लैंड से जुड़ी हुई चीजें ही क्या करेंगे, करवाएंगे, और उसी से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जो है वो देंगे। ये किसकी स्कीम थी, मनरेगा वाली स्कीम थी। मनरेगा समझ आ गया। मनरेगा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, डिस्कस करते हैं हम एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। छोटी सी प्यारी सी स्टोरी डिस्कस करते हैं। पहले इधर आ जाते हैं, है ना। इसको शुरुआत ही हम यहाँ से करते हैं कांता और कमल की स्टोरी से। कांता जी जो हैं वो बहुत ही बढ़िया लेडी हैं, जिन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट कर पाई होंगी। इवन अपनी क्या, पेरेंट्स ही इन्वेस्ट करते हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर, तो उनके पेरेंट्स सक्षम होंगे कि उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके काम के ऊपर क्या कर पाए, वो लोग इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, कांता के ऊपर। तो कांता जी जो है वो क्या है, अच्छे से ऑफिस में काम करने लगी, है ना। उनका ऑफिस वर्क है, बढ़िया उनका टाइमिंग रहता है। सुबह उठती हैं, अच्छे से नाश्ता बनाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, स्कूल भेजती हैं, पति देव को खिलाती हैं, हस्बैंड को अच्छे से ऑफिस भेजती हैं। फिर उसके बाद में उनका टाइम हो जाता है 9:30 बजे तक का। तो 9:30 बजे निकलती हैं, बढ़िया ऑफिस में बैठती हैं, काम करती हैं, 5 बजे फ्री होती हैं और घर आ जाती हैं। इसी बीच यदि संडे होता है तो बढ़िया छुट्टी रहती है, चाय की चुस्की मारती हैं बैठ के। उसी बीच यदि उनको कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको पेड लीव भी दी जाती है। पेड लीव मतलब क्या, बच्चे को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है उनको, वो ऐसे सोचते हैं कि पेड लीव मतलब कि पैसे देते हैं फॉर्म वाले, कि हम आपको, आप छुट्टी लोगे तो आपको पैसे देंगे, इसलिए वो पेड लीव का मतलब जो है वो इजीली समझ नहीं पाते। यहाँ लिखा नहीं है, ये यहाँ पे लिखा है पेड हॉलीडे ऐसा, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि पेड लीव होता क्या है। पेड लीव मतलब है कि यदि आप, हर फर्म का अलग अलग रहता है, जैसे कि अगर आपको 1 महीने में 2 दिन की छुट्टी तो दी जाएगी, अपार्ट फ्रॉम संडेज, है ना, 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी, तो वो आप कभी भी ले सकते हो, या फिर आप रख सकते हो, 1 महीने कंटिन्यू काम कर सकते हो, तो 2 दिन की छुट्टी आपके अगले महीने में ऐड कर लेंगे। तो यदि मान लो आपको अगले महीने में 4 दिन की छुट्टी चाहिए तो वो ऐसे ऐड हो जाता है ना, कि मतलब उस दिन अगर आप छुट्टी मनाते हो, या महीने में 2 बार यदि आप छुट्टी मनाते हो किसी भी कारण से, तो आपका पैसा नहीं काटा जाएगा इस पेड लीव, है ना। तो इनको पेड लीव भी दी जाती है। सैलरी के साथ साथ में इनको बहुत अच्छे से प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, और क्या मिलता है, बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस भी मिलते हैं जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और अगर मान लो कि लेडी हैं तो फिर मैटरनिटी लीव भी दी जाती है ना। तो कांता जी की तो एकदम बल्ले बल्ले हैं, उन्होंने अच्छे से मेहनत की होगी, है ना। और इनको क्या है, नो वर्क ऑन संडेज, चुस्की, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपॉइंटमेंट लेटर पे जो है इनको रखा जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनको रखा जाता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, 1 साल का आपका बॉन्ड रहेगा, आपको काम दिया जाएगा, मंथली सैलरी आपको बराबर 1 तारीख को पे की जाएगी, तो अच्छे से आप क्या कीजिएगा, काम कीजिएगा, ऐसे बॉन्ड होता है ना। तो अपॉइंटमेंट लेटर पे इनको रखा जाता है ना। अब अगर इनकी कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर जॉब सिक्योरिटी तो है कि 1 साल तक तो नहीं निकाला जाएगा। आ रही बात समझ। तो इस तरीके से कांता की जिंदगी है बढ़िया। वहीं यदि हम कमल की जिंदगी देखें तो कमल को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट फॉर अ जॉब, है ना। लोग इसको भी मिसकंसेप्शन में ले लेते हैं कि भाई कांता की जिंदगी अच्छी है, कांता जो है इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, कमल इज नॉट अ रिस्पेक्टेड पर्सन। दोनों रिस्पेक्टेड हैं, दोनों बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं और अपना मेहनत करके कमा के खाते हैं, किसी से लेते नहीं है। जो काम की वो मेहनत कर रहे हैं उसका उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कमल की वर्किंग कंडीशन थोड़ी सी अलग है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इनको क्या है, ये डेली वेज वर्कर हैं। क्या है, डेली वेज वर्कर, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। वही यदि हम कमल के टाइमिंग्स की बात करें ना, तो करीब 12.5 घंटे का इनका टाइमिंग है। सुबह 7:30 से शाम की 7:30 कितना हो जाता है, 12 घंटे, ऊपर से आधा घंटा और, तो 12.5 घंटे हो गए कि नहीं। तो 12.5 घंटे का इनका टाइमिंग है। ऊपर से कोई वेजेस नहीं है, कोई वेजेस नहीं है, कोई अलाउंस इनको नहीं, वेजेस नहीं सॉरी, कोई अलाउंस नहीं है, वेजेस तो हैं, जितना ही करते हैं इतने वेजेस तो उनको मिलेंगे, कोई अलाउंस नहीं है, एक्स्ट्रा
पैसा जो है इनको नहीं दिया जाता है। नो लीव और पेड हॉलीडे इनको नहीं दिए जाते हैं। काम जो है इनका क्या होता है, सीजनल होता है। तो देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, नो अपॉइंटमेंट लेटर एंड कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम। मतलब डिपेंड कर रहा है हमारे किसके ऊपर, ओनर के ऊपर। उनको अच्छा लग रहा है, आज गुस्से हैं, उनकी गुस्से में है, उनकी बीवी से लड़ाई हो गई, तो वो कहते हैं कि आज तूने डब्बा इधर क्यों रखा, तो अच्छे से काम नहीं करता, या तूने इसको ये सामान नहीं दिया, ये सामान खत्म हो गया, तूने लिस्ट नहीं बनाई। ऐसे किसी भी बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उनको गुस्सा आया, उनकी मर्जी, उनको नहीं पसंद आया, तो वो आपको क्या करेंगे, निकाल देंगे, कोई जवाबदारी नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से इनकी कंडीशन है, इस तरीके से इनकी कंडीशन है, तो बहुत ज़्यादा वेरीड है। वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा वेरीड है। वहीं इनको अच्छे से जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वर्किंग एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर इनका कोई भी वर्किंग एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो इस तरीके से इनकी दोनों की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये ऐसे दो लोग आप हर जगह अपने आसपास है जो क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। आप अपने पापा को देख सकते हो, मम्मी को देख सकते हो, जो भी है आप लोगों का कामकाज आप देख सकते हो। उनकी शॉपकीपर्स को देख सकते हो, दूध वाले भैया हो सकते हो, उनको देख सकते हो जो आपके यहाँ पे डेली सुबह मिल्क देने आते हैं, है ना। पेपर वाले भैया देख सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे लोग, सब्जी वाले भैया देख सकते हो आप, या फिर आपका भाई यदि कहीं ऑफिस में काम कर सकता है तो काम करता है तो उसको देख लो आप। तो आपको हर जगह ऑक्यूपेशन जो है वो दो तरीके से ही देखने को मिलेंगे। एक जहाँ पर बहुत सेफ्टी है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, वहीं दूसरी जहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, वर्किंग कंडीशन जो भी है वो भी ऐसी हैं जैसी चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, दो तरीके से डिवाइड किया है पूरे सेक्टर को, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। वे पीपल आर एम्प्लॉयड, जिस तरीके से लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, जिस तरीके से लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, प्लस कंडीशन ऑफ वर्क जैसी है लोगों की, साथ में रूल्स और रेगुलेशन जो फॉलो होते हैं उसके बेसिस पे जो है हमने क्या है, दो सेक्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अब आप यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कंफ्यूज मत होना, वो सेक्टर्स अलग हैं। ये कामकाज वाले सेक्टर है, वो तो प्रोडक्शन और इसको लेकर थे कि कौन सा नेचुरल है, नेचुरल से मिलके क्या बन रहा है, उस बेसिस पे थे। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये बेसिस है कि वर्किंग कंडीशंस कैसी है लोगों की, उस बेसिस पे यहाँ पर किया है। अब कांता और कमल की स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं कि कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, वहीं कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक, आई होप चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर अब कांता और कमल में तो हमने देख लिया। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा ब्रॉड बेसिस पे यदि हम देखें, ऑर्गेनाइज सेक्टर को अच्छे से समझे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अच्छे से हमको समझना है, तो हम पूरे ब्रॉड बेसिस पे उसको समझ सकते हैं। ठीक, places which have assured work and regular terms of employment, यहाँ पर जब बॉन्ड साइन हुआ 1 साल का, तब कह दिया गया कांता जी आपको 1 साल तक हम काम देंगे, आपकी जॉब सिक्योरिटी हमारे पास है, हम आपको देंगे काम, आप चिंता मत कीजिएगा। आप बढ़िया ऑफिस पे आए, टाइम टू टाइम सारा काम जो आपको बढ़िया चलेगा, महीने के 1 तारीख को आपको सैलरी मिलेगी, मतलब मिलेगी, हमको भी देते हैं मैग्नेट ग्रीन्स पे 1 तारीख को मिल जाता है। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी जो है वो चलती है बढ़िया, अच्छे से इनका काम जो है वो अच्छे से चलता है। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर अगर हो गई तो फिर सारे एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूटी, पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूटी है ना, और मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको आपके अंदर जो काम करने वाले वर्कर है उनका इस तरीके से ध्यान देना है। पैसा जो है वो कम से कम, मतलब जो भी मिनिमम वेज है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी इच्छा आप दे सकते हो, लेकिन इस लाइन से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे अलग अलग एक्ट जो है वो क्या करने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो करने पड़ते हैं। वहीं हम एक और चीज़ देखें तो ये है कि यहाँ पर फॉर्मल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, क्या इंटरव्यू लिया जाता है ना, उस हिसाब से क्या करते हैं, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, हायर करते हैं। मे हैव वन सोन वर्क एंड कैन बी एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर लोग, बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसी को ऑर्गेनाइज कहते हैं। नहीं, जहाँ पर जो भी कंपनियाँ गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर है, भले वो पर्सनल है या फिर कुछ बड़ी सी वो बन गई और बड़ा सा फॉर्म बन के निखर के आ गई, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गवर्नमेंट के साथ में क्या है, रजिस्टर्ड है, अश्योर्ड वर्क है, टर्म्स एंड कंडीशन पे काम होता है, वो सारे क्या होंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएंगे। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर होता है कि सिक्योरिटी जो है वो दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट की, कि आपको नहीं निकाला जाएगा। 1 साल का आपका बॉन्ड है, 1 साल के बॉन्ड के अंदर तो आपको क्या करना है, रहना ही रहना है। ओनली फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती खींच लिया रात तक और फिर क्या कर रहे हैं, आपको रात तक खींचे जा रहे हैं, काम जो है वो आपका चलते जा रहा है, वैसा नहीं है।
फिक्स नंबर ऑफ आवर्स है, और यदि आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है तो उसके लिए आपको क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है। गेट सेवरल बेनिफिट्स लाइक कांता, कांता की तरह बहुत सारे बेनिफिट्स इनको दिए जाते हैं। अगर लेडी हैं, मेटर्निटी लीव दी जाती है, पेड लीव दी जाती है, हॉलीडेज दिए जाते हैं, अलाउंसेस दिए जाते हैं, प्रोविडेंट फंड दिए जाते हैं, जैसे कई सारे अलाउंस जो है वो दिए जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी पेंशन भी दी जाती है, इवन अगर आप रिटायर हो जाते हो 60, 62, 65 साल के बाद। इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर ऐसा नहीं कि घर से पानी लेके आए और अब पानी खत्म हो गया तो यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको बॉटल खरीदनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको क्या करेंगे, अच्छे से सारा का सारा सामान देंगे कि आपको पानी पीना है तो आप पानी पी सकते हैं, आपको बीच में ज़रूरत है कि भूख लगी है, खाना नहीं लेके आए तो थोड़ा सा घूम के आ जाइए, खाना खा के आ जाइए। तो एनवायरमेंट जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। आ रही बात समझ? तो आपको ये चीज़ तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, कांता और कमल की स्टोरी से अच्छे से आप रिलेट कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इवन MCQs में आ जाती है कि कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, तो 4 बड़े बड़े ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको सारी बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद में यदि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर से क्या होगा, बिल्कुल ही अपोजिट होगा। स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होगी, छोटी छोटी यूनिट्स होगी, कोई लिंक नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा, आप आ रहे हो, काम कर रहे हो, जा रहे हो, टाटा बाय बाय। आउटसाइड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होती है, और यही इनका सबसे बड़ा फायदा ये लोग मानते हैं, है ना। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है वही भरोसा रखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील होने में, गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाते हैं। वहीं जो लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए कि मेरा प्रॉफिट हो जाए, वेजेस जो है जितने कम हो इतने दे दूँ, कम से कम पैसों पे लोगों को हायर करूँ, है ना, फालतू के पानी वानी और इनका सबका झंझट ना रखूँ और ध्यान व्यान रखने का झंझट ना रखूँ, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने भले काम इस लेवल का हो कि उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है, रूल्स और रेगुलेशन जो है वो बनाए जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं किए जाते। रूल्स और रेगुलेशन को क्या करते हैं, बनाते हैं लेकिन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। कह दिया कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ें, जब आप आए हो मीठी मीठी बातें करके कि ये चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, आपका ऐसे ध्यान रखा जाएगा, वैसे ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जो रूल्स है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। जो लो पेड होते हैं और क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा लो पेड होते हैं, पैसा जो है वो कम दिया जाता है, और इरेगुलर होता है कि भाई 4 तारीख होगी, 5 तारीख होगी, 6 को दे दूंगा, या अभी मुझे ज़रूरत है अभी नहीं दे पा रहा, 7 को दे दूंगा। तो इस तरीके से इरेगुलरिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। शुरुआत में कहते हैं कि पहले 2 महीना काम करो, काम देखेंगे, उसके बाद में इकट्ठे 2 महीने का पेमेंट आपको देंगे। तो इस तरीके की बातें जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमको देखने को मिलती है। नथिंग लाइक ओवर टाइम पेमेंट, पेड लीव, सिक लीव, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेड लीव देंगे, सिक लीव देंगे, कुछ भी नहीं ये लोग देते। अब ओवर टाइम पेमेंट क्या ही, सुबह से बंदा उठा है 7:30 बजे, तो उसको दुकान पे आने ही आना है, उसके पहले वो मतलब क्या करेगा, 7:30 बजे के आने के पहले 6 बजे उठेगा, तब 7:30 बजे पहुंच पाएगा ना। नहाना धोना, थोड़ा बहुत खाना पीना, नाश्ता, टिफिन विफिन जो है वो बना के देंगी उनकी वाइफ, तो वो जब भी 7:30 बजे यहाँ पे आके पहुंचेगा। अब 7:30 बजे से रात की 8 बजे तक वो काम कर रहा है भयंकर तरीके से, उसमें क्या और ओवर टाइम करेगा इंसान, क्या करेगा ना ओवर टाइम। ये जो काम है यही पूरा ओवर टाइम हो गया ना भाई। नो लीव, नो सिक लीव, अगर तबीयत खराब हो गई, नहीं आज काम मन आने का काम पे, तो फिर क्या करो, आपका पैसा जो कट जाएगा, भले आप 10 दिन की छुट्टी लो, 10 दिन का पैसा आपको नहीं देंगे, ऐसा। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कि आप कितना काम कर रहे हो, कितने दिन काम कर रहे हो। अगर आप नहीं जिस दिन काम कर रहे हो, हम पैसा काट लेंगे, ठीक। सीजनल वर्क होता है, अभी आप देख रहे होंगे शादी वादी में इधर उधर जा रहे होंगे शॉपिंग वगैरह करने, तो आपको बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे अंदर काम करने, इधर उधर, आप भाभी जी आप आइए, किसके लिए लहंगा दिखाऊं, किसके लिए, अच्छा बच्ची के लिए भी चाहिए, अच्छा आप भी देख लीजिए। तो आप देखोगे कि इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं दुकान पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं जब सीजन नहीं है, जो शादी का सीजन चले जाएगा या दुकान खरीदी का सीजन जब चले जाएगा, दिवाली चले जाएगी, तब आप देखोगे कि दुकान पे 1-1, 2-2 लोग ही आपको दिखते हैं। तो वो लोगों का काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीजनल होता है ना, कि सीज़न है तो रख लिया, हमको ज़रूरत है, और सीज़न चला गया तो फिर टाटा बाय बाय, ख़त्म, टाटा बाय बाय। उनको फिर हटा देते हैं कि भाई हमको ज़रूरत नहीं है, हमारा 2 जने में भी काम हो जाएगा, तो बस आपका काम जो है वो अभी तक का ही था। तो काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीजनल होता है। वहीं अगर आप कांता का काम देखो तो कांता का काम सीजनल था क्या, नहीं था ना, कि मैम अभी हमको 6 महीने के लिए आपकी ज़रूरत है, आप आओ फिर आप चले जाना, ऐसी कोई बात थी क्या, नहीं। कांता का काम जो है जॉब सिक्योरिटी उसकी थी।
पीपल सेलिंग ऑन स्ट्रीट्स, फार्मर्स, हायरिंग लेबरर्स, ये भी क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि स्ट्रीट पे जो भैया आते हैं, सब्जी वाले भैया आते हैं, रामू काका आते हैं, या कोई भी आते हैं सब्जी वाले भैया, तो वो भी क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्या उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी है, क्या उनको किसी अपॉइंटमेंट लेटर पे रखा है, क्या उनको कोई अलाउंस दिया जाता है, क्या कोई पेड लीव, कुछ भी नहीं। ये सारे क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। वहीं फार्मर्स क्या, देखो लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेबरर्स को हायर करते हैं, है ना, लेबरर्स को हायर करते हैं कि ये आएंगे और हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, हार्वेस्ट के टाइम पे काम करेंगे। तो जब हार्वेस्ट का काम हो गया, सीजन जब चला गया, 1 महीना 2 महीना उनसे सारा काम करवा लिया, उसके बाद में उनको हटा देंगे। अरे फिर रखेंगे भी क्यों, जो 10 12 20 25 लोगों की जरूरत होगी क्या पूरे टाइम सीजन में, नहीं होगी ना, सिर्फ हार्वेस्ट के टाइम पे ही जरूरत होती है, तो तब रखेंगे। बाकी तो किसानों के पास में भी इतना पैसा नहीं आता कि वो आए और फालतू का पैसा हर महीने का देता रहे, ठीक है। तो फार्मर्स जो है वो क्या करेंगे, लेबर्स को भी हायर करते हैं, और ये सारी चीजें भी किसमें आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आती है, ठीक। आई होप अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम दोनों में नहीं होगी, क्योंकि आप कांता और कमल की स्टोरी से आप देख चुके होंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा होता है। पर जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करोगे, या जब मैंने आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बताया होगा, तो आपके दिल पे ऐसे लग रही होगी, अरे यार ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी इनको जो है इतनी सारी चीजें नहीं दी जाती, अलाउंस भी नहीं दिया जाता इनको, है ना। ऊपर से क्या किया जाता है कि अपॉर्चुनिटीज जो होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, बहुत ज्यादा कम हो गई है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे एक्सपांड हो रही है। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, मतलब आप क्या बताना चाहते हो इससे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो डिफरेंस देखा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसमें आपको लग रहा होगा कि ये लोग काम तो उतना ही करते हैं, मेहनत और ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनको प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं, इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर देखोगे तो लोग जो लेबरर्स होते हैं, जो आते हैं वहाँ पर काम करने, वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ में आते हैं। अब छोटा बच्चा है, खेल रहा है, इधर से उधर दौड़ लगा रहे, ऊपर से कुछ सामान गिर गया, ईंट गिर गई, पत्थर गिर गया, सिर पे लग गया, किसकी जवाबदारी होगी, किसी की नहीं होगी। हाथ खड़े कर देंगे ओनर्स, तो क्या हमारी, क्या तुम्हारे बच्चों को तो तुमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बातें होती है, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ध्यान नहीं रखा जाता है ना। और फिर ये लोग बोलते भी नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि यार वैसे ही काम नहीं है, यहाँ से निकल के कहाँ काम करने जाएंगे। तो भले लो अर्निंग हो, इरेगुलर अर्निंग हो, कुछ भी हो, वो काम करना मंजूर करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं काम से तो कुछ काम होना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ये किस तरीके से प्रोटेक्ट करें ये हमको देखना पड़ेगा। हाउ टू प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स, है ना। अब इस सवाल का यदि जवाब चाहिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की क्यों जरूरत है, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको कहानी बता भी दी साथ साथ में कि क्यों प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन कुछ पॉइंट्स और देख लो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं। हमने देखा कि अगर आप बड़े बड़े फर्म्स की यदि आप बात करो तो एक एक वैकेंसी के ऊपर 10-10 हज़ार एप्लीकेशन, इवन ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो होती है, लोग लगे रहते हैं। मिलना किसको है, एक ही पर्सन को मिलना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा धीरे आगे बढ़ रही है, बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है। कहाँ पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट भी कर दिया जाता है। लोग किस लिए, मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना पड़ता है। एक बार आपने गवर्नमेंट से रजिस्टर करवा लिया तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, आपको आपके वर्कर्स का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जवाबदारी किसकी होगी, आपकी होगी, यदि आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में उनको कुछ होता है तो, ठीक। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार कहाँ माथाफोड़ी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हमको मिलेगी अगर वेजेस जो है हम कम दे देते हैं, वर्कर्स को अगर वेजेस कम देते हैं तो अपने आप ओनर के पास में ज़्यादा पैसा बच जाता है ना। तो वो ओनर क्या सोचता है कि हम क्या करें, इसको कम पैसा दे देंगे, या फिर इसको हम क्या करते हैं, वो एक्ट के लफड़े वफड़े में नहीं पड़ते हैं, ये जितने में हाँ कर देता है इतना हम इसको दे देंगे, कम से कम में इसको रख लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किसका हो, हमारा हो। तो इसीलिए लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या करते हैं, काम करना या काम करवाना दोनों ज़्यादा पसंद करते हैं। इवेट जो है वो टैक्स हो जाते हैं इसमें। यदि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, तो क्या होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स, लेबरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज जो है वो ये फॉलो फिर नहीं करेंगे।
पे लो करते हैं, क्योंकि यदि गवर्नमेंट से रजिस्टर हो गए तो मिनिमम वेजेस एक्ट इनका सबका ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। ऑफन एक्सप्लॉयटेटिव इरेगुलर पे, गुस्सा आया कभी तो तुमको अब्यूज भी कर देंगे, तुमको मार भी सकते हैं, इवन बहुत सारे केसेस में ऐसी हरकतें होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो ये गलत इसीलिए है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं और ऊपर से इनको सेफगार्ड करने के लिए कोई भी लॉ नहीं है, इसीलिए हमको जरूरत है। वाई का आंसर ये है कि इसीलिए हमको जरूरत है इनको क्या किया जाए, सेफगार्ड किया जाए। पीपल आर फोर्स टू गो फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर विथ लो अर्निंग, अब जब काम ही नहीं है तो जाना ही पड़ेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आ रही है बात समझ में? तो आई होप वाई का आंसर जो है वो आपको अच्छे से मिल गया होगा। तो अब कैसे करना है, क्या करना है, क्या सॉल्यूशन है, इसको हम देख लेते हैं। रूरल एरियाज में किसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वाई के साथ साथ हु भी देख लो, फिर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वाई समझ में आ गया, किसको प्रोटेक्ट करना है? रूरल एरियाज में यदि हम देखें तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जिनकी कोई जमीन नहीं है, वो एग्रीकल्चरल लेबर है, दूसरे की जमीनों पर जाके काम करते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, गिना नहीं जाता इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो है वो क्या है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, मतलब वो एक फसल से जो आ रहा है उससे उनका कोई सेविंग वेविंग कुछ भी नहीं होगा, उससे वो उनका घर चला ले, वही बहुत है। तो इन लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब कैसे प्रोटेक्ट करें, वो जो हाउ वाला सवाल था, हाउ से हमने शुरू किया था। पहले वाई समझना ज़रूरी था और हु समझना ज़रूरी था, दोनों समझ में आ गया। अब इसको सॉल्यूशन कैसे निकाले? दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटीज for timely delivery of seeds, agriculture inputs, credit, storage facilities and marketing outlet। अगर कोई स्मॉल मार्जिनल फार्मर है उसको अच्छे रेट के इंटरेस्ट पे लोन दे दिया जाता है, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया जाता है, उसके फर्टिलाइजर, सीड्स का ध्यान रख दिया जाता है, बैंकिंग से लोन का ध्यान रख दिया जाता है, डिलीवरी का ध्यान रख दिया जाता है कि भैया फसल उगा ली तो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाए, सामने वाले बंदे के पास पहुंच जाए, और वो सामने वाला बंदा भी उसको रिटर्न में अगर फेयर प्राइस देता है, जितना उस फसल की कीमत है इतना पैसा यदि वो देता है, देन इट इज ऑल वर्थ इट। बहुत अच्छे से सेफगार्ड इन लोगों का हो जाएगा और ये मार्जिनल से बहुत जल्दी ऐसे भी लेबरर्स बन जाएंगे, ऐसे भी फार्मर्स बन जाएंगे जिनके पास में अच्छी खासी ज़मीन होगी, अच्छा खासा प्रोड्यूस होगा और अच्छे खासे अपने बच्चों को भी एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सारी चीज़ों पे क्या कर पाएंगे, ये लोग ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, वाई, हु और सॉल्यूशन समझ में आ गया, हाउ समझ में आ गया। अब ये तो रूरल एरियाज की बात की। अर्बन एरियाज में किसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है? अर्बन एरियाज में वी नीड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन स्मॉल फैक्ट्रीज, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कैजुअल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल देके कंस्ट्रक्शन साइड का। ट्रांसपोर्ट पे हम देख लो कि जो लोग ट्रांसपोर्ट से जैसे सामान आता है ना, वो बहुत सारा सामान आता है, उसको लोडिंग करके लेके जाते हैं, अपने कंधों पे लेके जाते हैं, तो उन लोगों को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उनका भी कोई ध्यान नहीं रखता। अगर उनको मान लो उस बीच चोट लग जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो ये जिम्मेदारी किसी की तो होनी चाहिए, क्योंकि सामान है भाई, इतना भारी सामान इंसान अपनी पीठ पर लेकर जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा क्या करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, तो इनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्ट्रीट वेंडर्स, रैक पिकर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, इन सबको भी क्या करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको मदद करने की ज़रूरत है। पीपल ऑफ इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, जो लोग हमारी सफाई का ध्यान देते हैं, है ना। यदि आप यूजुअली इन अर्बन एरियाज में बात करोगे कि कौन लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एसटीज एंड एससीज, तो इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी ये काम करते हैं इनको डिग्निफाई करने की ज़रूरत है, जो भी वो काम कर रहे हैं उनकी मेहनत से कर रहे हैं, रिस्पेक्टेबल है, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, किसी का लेकर नहीं कमा रहे, तो इनको इकोनॉमिकली तो प्रॉब्लम आती है, साथ में सोशली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सोशल जो समाज है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है ना, एक अलग नज़रिए से देखता है, तो इनको भी देखने की ज़रूरत है, इनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट टू प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो भी सामान बनता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर रॉ मटेरियल अच्छे से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास में पहुंच जाता है तो बढ़िया से अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर बढ़िया से प्रोडक्शन हो गया उसके बाद में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज इनको अच्छे से मिल जाती है, तो ये अच्छे से क्या कर पाएंगे, उसको बेच पाएंगे और सेल कर पाएंगे, तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि नहीं। तो इनको अगर इस तरीके से इनके ऊपर ध्यान दिया तो ये बहुत जल्दी फ्लरिश कर पाएंगे। द कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। जो छोटा वाला जो सेक्टर है हमारा, जो मेहनत करके कमा रहा है, दिन रात मेहनत करके कमा रहा है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो जहाँ पर काम करे वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, उनको बहुत सारे प्रोटेक्शन नहीं दिए जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर बंदा जो काम कर रहा है उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। आगे बात समझ में। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। किस बेसिस पे सेक्टर्स की हमको बात करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हमने सबसे पहले प्रोडक्शन और वो वाले में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स देख लिए थे। उसके बाद में अभी हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड देखे किस बेसिस पे कि एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से होता है, वर्किंग कंडीशन कैसी होती है। उस हिसाब से हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमने क्या कर लिया था, डिविजन कर लिया था। अब बात आती है किसकी, ओनरशिप के बेसिस पे सेक्टर्स को डिवाइड करने की, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। Who owns asset and is responsible for delivery of the services? इस बेसिस पे कंप्लीटली सारी चीज रहेगी कि जो असेट्स हैं वो किसके हैं और फिर वो प्रोवाइड, मतलब उसकी जो सर्विसेज हैं वो कौन दे रहा है ना, कौन दे रहा है। अभी असेट सर्विसेज ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको सिंपली तरीके से हमने टेबल बनाई है, इसके अंदर आप अच्छे से समझ जाओगे। प्राइवेट सेक्टर में यदि हम देखें तो असेट्स मतलब जो सामान है जो डिलीवर हो रहा है वो किसका होगा, ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल और कंपनीज। कोई इंडिविजुअल और कंपनी को होगा, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होगा। जो भी पैसा आएगा वो इनका खुद का अपना होगा, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होगा एक्सेप्ट टैक्सेस जो पे करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर असेट्स किसके होंगे, डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज कौन देगा, इंडिविजुअल देगा। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में सभी आ जाते हैं ऑलमोस्ट। किसी ने दूध डेयरी खोल रखी है या फिर मैग्नेट ब्रेन्स आप देख लो, या फिर जो भी आपके स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे शॉप्स हो गए, कपड़े की शॉप, जूते की शॉप, ये सब किस में आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे। एग्जाम्पल अगर बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो कौन हो जाएंगे हमारे, टिस्को और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वो टाटा कंपनी वगैरह जो भी है वो सब भी बड़े लेवल पे किसके आ जाएंगी, हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाएंगी। पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट बाय गिविंग सर्विसेज। पर्पस क्या है, प्रॉफिट देना, प्रॉफिट लेना। इधर एक हाथ से सर्विस देना, एक हाथ से क्या लेना, प्रॉफिट लेना। ठीक है, तो आई होप प्राइवेट सेक्टर आपको समझ में आ गया। बहुत ईजी है, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर की यदि हम बात करें, गवर्नमेंट ओन्स असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या करेगी, असेट्स ओन करेगी, असेट्स लेगी गवर्नमेंट, मतलब असेट जो है वो किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, और फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगी वो भी कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेलवे, पोस्ट ऑफिसेज एक्सेट्रा, ये सब किसके आ जाएंगे, गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे। आप रेलवे देख लो, पोस्ट ऑफिसेज देख लो, रोड्स के कंस्ट्रक्शन में कुछ तो कभी प्राइवेट कंपनी को दे दिया तो दे दिया, नहीं तो गवर्नमेंट ही करवाएगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ जाती है, वो सारा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो ये सब किसके आएंगे, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। यहां गवर्नमेंट को पैसा नहीं कमाना है, यहां गवर्नमेंट को क्या करना है, पैसा जो है वो तो लेंगे। अब आप एक छोटा सा दिमाग में ऐसी चीज आती है कि अगर पैसा नहीं कमाना होता है इनको रिटर्न में, तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें खड़े कैसे कर पाती है, इनके पास में कहाँ से पैसा आता है, कि नहीं तो लोग जेब से पैसा निकालते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम रिटर्न में जो टैक्स पे करते हैं वही इनकी अर्निंग होती है एक तरीके से देखा जाए तो, और फिर उसी की मदद से क्या करते हैं, ये सारा कुछ सेटअप करते हैं हम लोगों के लिए। मतलब हमारा ही पैसा होता है वो कहीं ना कहीं, और उसको हम लोगों के ऊपर ही इन्वेस्ट किया जाता है, हेल्थ में, एजुकेशन में, सड़कों में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, सभी में। तो बहुत इजी था ना ये प्राइवेट सेक्टर हमारा और ये पब्लिक सेक्टर हमारा। आई होप इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर थोड़े से सवाल आते हैं, कुछ बेसिक से सवाल, कि गवर्नमेंट क्यों इतना, आजकल तो जो मॉडर्न डे गवर्नमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगी है, इतनी सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने लगी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट क्यों करती है, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं करते।
प्राइवेट सेक्टर इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। इसके ऊपर यदि प्राइवेट सेक्टर काम करने लगे तो इनके पास इतना बजट नहीं होता कि काम करे, और बजट हो भी, मान लो कि एक बार इन्वेस्ट भी कर ले, रिटर्न में इनको पैसा मिले तो फिर भी चल जाए, लेकिन लोगों से पैसा निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो तो टैक्सेस है तो लोगों की जेब से पैसा निकल भी जाता है, नहीं तो बिना टैक्स के नाम पे अगर सरकार भी पैसा निकालवाती है, लोगों से पैसा निकलवाती है तो बड़ी मुश्किल है, कोई भी नहीं देता ना। इवन टैक्सेस में भी ब्लैक मनी, वाइट मनी, सारी चीज़ें होने ही लगी है, करप्शन होने ही लगा है, कुछ पे करते हैं कुछ नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइज को अनऑर्गेनाइज में कन्वर्ट कर लेता है कि टैक्सेस ना देना पड़े, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को पैसा रिटर्न में नहीं मिल पाता। अब नहीं रिटर्न में मिल पाता तो जब वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड भी करती है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि कैब्स है, ऊबर है, ओला है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप इससे एक सिटी से दूसरी सिटी पे ही जाना है तो आपको इनको कुछ 1000, 2000, 3000, मतलब कुछ 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप बोलो तो इस तरीके से आपको इनको पैसा जो है वो देना पड़ेगा। कम ही बता रही हूँ मैं, ज़्यादा ही देना पड़ेगा, है ना, इनको आपको पैसा देना पड़ेगा। वहीं आप अगर बस से जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, 50 रुपये 60 रुपये, है ना। तो गवर्नमेंट ये चाहती है या फिर लोग भी चाहते हैं कि सस्ता से सस्ता हमारा क्या हो, जो बेसिक अमेनिटीज हो एटलीस्ट, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया और एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस पे तो हमारा ये क्या है, हमारी बेसिक ज़रूरत है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो कम से कम पैसों में हमारा काम हो, ठीक है। इसीलिए ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हो गया, वेल्स हो गया, रोड हो गया, इन सारी चीज़ों का काम अधिकतर गवर्नमेंट अपने अंडर ही रखती है, ताकि क्या हो कि एक बार जो टैक्स में से बजट आया है उससे तो हम ये काम करवा ही ले, लेकिन लोगों का उसके अलावा उसके अंदर पैसा ना मिले और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी जो है वो लोगों को मिले। और ये जिम्मेदारी भी बनती है गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं, कोई एहसान नहीं कर रहे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों का ध्यान रखें। इसी के साथ साथ ही गवर्नमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती है, वो उनकी जवाबदारी है। जैसे कि अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी यदि इतने पैसों पे दी जाए जितने पैसों पे वो प्रोड्यूस होती है, जितने पैसों पे वो जनरेट होती है, उतने ही पैसों पे अगर लोग, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, या फिर इंडस्ट्रीज़ के पास में, आप इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखोगे तो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा अगर उसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बेची जाए जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो लोगों को बहुत कम अमाउंट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। जो बाकी का हिस्सा है वो गवर्नमेंट खुद बियर करती है, उसका कॉस्ट गवर्नमेंट खुद पे करती है, अपने ऊपर रखती है, लोगों तक नहीं पहुँचाती, ताकि क्या हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी काम कर सके। नहीं तो पता चला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली है, गुड्स का प्रोडक्शन उनको करना है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे जा रही है, तो उन्होंने जितना कमाया था तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में उनका पैसा चला जाएगा, है ना। इसीलिए कुछ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट खुद पे करती है। इलेक्ट्रिसिटी हो जाए और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो गवर्नमेंट अपना हिस्सा जो है वो उसके अंदर क्या करती है, बियर कर लेती है। वहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बहुत सारी होती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे। अगर लोग एजुकेटेड होंगे, अगर लोग लिटरेट होंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद के दम पे कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर कहीं पे एक्सप्लॉइट भी हो रहे होंगे तो वो अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे कि नहीं, एक्सप्लॉइटेशन हम नहीं सहेंगे, और ये बेसिक नीड है। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बने हैं, IITs हैं, NITs हैं, है ना। इधर मेडिकल में एम्स है और बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट है। वहाँ की फ़ीस बहुत कम होती है। एक बार बच्चे ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया कि उसने ये बता दिया कि हम डिज़र्विंग हैं यहाँ पे आने के, तो उसका पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट देता है, ठीक है। लेकिन स्कूल्स तो आजकल यूजुअली लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाना पसंद करते हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस लेवल की बढ़ाए, ताकि जो बच्चा कम पैसे, जिसके पास में कम पैसे, वही तो मतलब था गवर्नमेंट स्कूल सेटअप करने का। गवर्नमेंट स्कूल सेटअप करने का मतलब यही था कि जिसके पास कम पैसे हैं वो भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले पाए जितनी ज़्यादा पैसे वाले लोग ले पा रहे हो। लेकिन फिर उसके ऊपर ध्यान देना कम कर दिया, प्राइवेट स्कूल्स बन गए। लोग इतनी मेहनत करते कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट में कोई पढ़ाता नहीं है। इससे अच्छा हम गवर्नमेंट की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाएं, तो बच्चे जो है वो जो नहीं अफोर्ड कर सकते पेरेंट, उनके बच्चे तो एटलीस्ट वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर अपनी शिक्षा को जो है वो पूरा करें। साथ ही में हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट हालांकि हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन
फिर लोगों को वही प्रॉब्लम की जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जितनी प्राइवेट कंपनीज तो क्या करेगी, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगी इतना आपको चूज़ भी लेगी, निचोड़ लेगी आपसे सारा पैसा। वो तो जिसके पास में नहीं है पैसा लेकिन अपने माता पिता को ठीक करने, कोई बीमारी है या कोई एक्सीडेंट हो गया, अब वो प्राइवेट अगर जगह पे लेके जाता है, हॉस्पिटल में लेके जाता है, तो उसके तो जीवन की पूरी सेविंग ही उसके अंदर लग जाएगी। फिर आगे का क्या, सिर्फ बचा के क्या करे, आगे कुछ खिलाए भी नहीं। मतलब इंसान तो बच गया मान लो, चलो ठीक है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, लेकिन फिर आगे की ज़िंदगी में भी तो पैसा लगता है, वो तो सारा का सारा प्राइवेट हॉस्पिटल से चूस लिया। तो इसलिए क्या हो, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है उस पर भी थोड़ी सी क्वालिटी में इंप्रूव करने की कोशिश करे, हॉस्पिटल्स में इंप्रूव करने की कोशिश करे, जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करे, ताकि अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिल जाए लोगों को, कम से कम पैसों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवा पाएँ। साथ ही में अगर जो अगर आप देखोगे कि बच्चे हैं हमारी, जो इंडिया है उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यंग एज के ग्रुप है, यंग ग्रुप ऑफ एज में बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग क्लास में बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत यंग पॉपुलेशन है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है हम लोग, मतलब बच्चे जो हैं उनकी डाइट वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बहुत कम उनके डाइट में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें होती है। उसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन जो है, हम जो यंग पॉपुलेशन है, अगर हम अभी ही अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, माल न्यूट्रिशन रहेंगे हम, तो फिर आगे का तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से इन सारे सेक्टर्स को प्राइवेट नहीं करना चाहिए, प्राइवेट करते भी नहीं है। गवर्नमेंट अपनी पूरी दम लगाकर जो है इनके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, थोड़ा समय लगता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी है, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें फेस भी करनी पड़ती है, लेकिन ये फैक्टर्स है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो। आपको यहाँ पर कुछ MCQs भी आ सकते हैं, जैसे ओडिशा और मध्य प्रदेश के लिए भी उन्होंने बता रखा है कि 41 और 47 जो है वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। तो ये ऐसे चीज़ों के ऊपर भी आपको MCQs आ सकते हैं। और हाँ, मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर से अच्छे से देख लेना। लाइन वाइज जो है, मैंने जैसे आपको बताया पढ़ने का तरीका, कि जब आप NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हो और NCERT देख रहे हो, तो हर पेज में से देख लो कि कितने MCQs निकल रहे हैं, 1 वर्ड के क्वेश्चन कहाँ से निकल रहे हैं। बस आपने इतना देख लिया, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको पूरा आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके बोर्ड के लिए। NTSC में आपको आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको MCQs निकालने की जरूरत है कि अच्छा ये लाइन है, इसके अंदर से 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसको एक बार दिमाग में बिठा ले तो फिर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आके जो है वो हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। प्राइवेट इसीलिए नहीं किया जाता है बिकॉज इट कैन नॉट प्रोवाइड सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट, नीड लार्ज सम्स ऑफ मनी। प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज़्यादा पैसों की फिर ज़रूरत लगती है, और फिर रिटर्न में अगर वो पैसा कलेक्ट करने चाहेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए, रोड्स हो गए, और ये सब है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बात समझ, कोई परेशानी नहीं। अभी तक के चैप्टर में आए हो, बहुत ईजी सा चैप्टर था, ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर थी नहीं। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया हो, अच्छे से आपको बन गया हो। और इसके MCQs हम पॉपुलेशन, आई फील पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स, और हाँ एक और चैप्टर आएगा, और ये वाला चैप्टर, तीनों के हम MCQs हम क्या करेंगे, साथ में कर लेंगे, क्योंकि कुछ 10-10, 20-20 MCQs ही है, कलेक्ट होके एक वीडियो बनेंगे तो उसी के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर 20 MCQ का एक वीडियो बनाएंगे तो फिर दैट विल नॉट मेक अ सेंस, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी ये तीनों चैप्टर्स का तो कलेक्टिव एक वीडियो में बना दूंगी, उसी के अंदर सारे MCQs हम कवर कर लेंगे। अच्छे से पढ़ के रखना, अच्छे से चीज़ों को समझ के रखना। अगर आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अच्छे से क्या कर सकते हो, वीडियोज़ ढूंढ सकते हो। सारी क्लासेस की वीडियोस जो है वो अवेलेबल है, मेरे नाम के ऊपर आप क्लिक करोगे आपको सारे वीडियोस जो है वो खुल जाएंगे, ओपन अप हो जाएंगे। इस तरीके से इंटरफेस पे आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से। अभी तो आपके आई नो एग्जाम्स चल रहे हैं, टर्म 1 के एग्जाम्स, तो अच्छे से टर्म 1 के एग्जाम के लिए मेहनत करो, बहुत अच्छे से समझो चीज़ों को, उसके ऊपर ध्यान दो। एक बार टर्म 1 खत्म हो जाए उसके बाद हम और अच्छे से NTSC की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, वैसे तो मैं मेरी तरफ से तो वीडियोस जाती रह रहे हैं, आपको जब टाइम मिलते रहे आप देखते रहिए। फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो आपका पूरा टाइमिंग होता है। NTSC का 10 बजे साइंस आता है, 1 बजे मैथ्स आता है, 4 बजे मैथ आता है, और 7 बजे मेरे वीडियोस आते हैं सोशल साइंस के। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा।
और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर टर्म 1 एग्जाम्स। उसके बाद में फिर NTSC के ऊपर हम बिल्कुल फुल फ्लेज्ड फोकस करेंगे, ठीक है। जब भी टाइम मिलते रहे वीडियोस देखते रहिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि टर्म 1 में लग गए हैं तो टाइम पास फिर जब हो रहा है तो बिल्कुल खेल कूद ही रहे, चीज़ों को भूल गए। दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। कंसिस्टेंसी इज द की। सलंग मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। एक दिन मेहनत कर लिया, बाकी दिन छोड़ दिया, दैट वोंट मेक अ सेंस, ठीक। 100% फ्री ऑफ कोर्स है सारा कुछ, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा लेना देना नहीं। NTSC मैथ सेट दोनों सारी चीज़ें हम करवाएंगे। स्टेज 1 और स्टेज 2 भी हम कवर करेंगे, अभी स्टेज 1 की तैयारी चल रही है, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करो, और अपने छोटे भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी ये इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दे। मिलते हैं अगले